हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सारा यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए आगे बढ़ती है और सारा को जो वेपन चाहिए वह चुनने के लिए बोला जाता है। फिर सारा पूछती है कि मैं जो भी आइटम यहाँ से चूज करूंगी कि एग्जाम के बाद मुझे वह आइटम वापस करना पड़ेगा। फिर एक लेडी बोलती है कि अगर आप एग्जाम पास कर लेते हो तो आपको वेपन वापस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप उसे अपने पास रख सकते हैं। फिर सेलिन सारे वेपन को देखने लगती है और बोलती है कि मुझे कौन सा वेपन चुनना चाहिए। तभी पास से फ्लफी बोलता है कि मास्टर कोई पावरफुल वेपन चुनना। फिर सेलिन सोचती है कि खतरा अनजान हो सकता है और हम लोग नहीं जानते कि नेक्स्ट एग्जाम कौन सा होगा। एक पावरफुल वेपन यहाँ अच्छा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उस वेपन को चुनना चाहिए जिसमें मैं अच्छी हूँ। फिर फ्लफी बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। तभी सारा की नजर एक स्टोन पर जाती है और वहाँ उसे उठाने लगती है। तभी फ्लफी बोलती है कि मास्टर ये तो बस एक स्टोन है। फिर सारा बोलती है कि बिल्कुल बढ़िया, हाई डेंसिटी, हार्ड हैंड, लाइट वेट, बिल्कुल परफेक्ट। तभी पीछे से कुछ लोग सारा का मजाक बनाते हुए बोलते हैं कि देखो देखो उस बेवकूफ को देखो, वहाँ बस एक स्टोन को चुन रही है। फिर दूसरा आदमी बोलता है कि हाँ चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ बेवकूफ कहीं से शायद सिर्फ नंबर को पूरा करने के लिए आई होगी, इससे कुछ नहीं होने वाला। सारा उन लोगों को अनदेखा करके वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद फ्लफी बोलता है कि क्या सिर्फ स्टोन नहीं, मास्टर ने इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया है। उसके बाद सारा बोलती है कि थोड़ा लालच भी अच्छा है, मैं इसे भी ले लूंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरा एग्जाम हॉल दिखाया जाता है। सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं कि इतने सारे दरवाजे हैं, आखिरकार हम लोग कौन से दरवाजे से आगे जाए। तभी अनाउंसमेंट होती है कि कैंडिडेट अच्छे से सुनिए, 6 दरवाजों में से किसी एक दरवाजे को चुन लीजिए। हर एक दरवाजे के पीछे अलग अलग एग्जाम है, इनमें से कुछ जानलेवा भी हो सकते हैं और अगर कैंडिडेट्स अपना नाम वापस लेना चाहते हैं तो वो नाम वापस लेकर वापस भी जा सकते हैं। फिर सेलिन बोलती है कि यहाँ काफी ज्यादा अंधेरा है। फिर सारे लोग आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि क्या आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है। वे लोग बोल रहे हैं कि हम लोग मर भी सकते हैं, तो क्या हमें वापस लौट जाना चाहिए। तभी एक आदमी बोलता है कि अरे हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब डरने की क्या बात है। तो फ्लफी बोलता है कि वैसे मास्टर आप कौन सा डोर चुनने वाले हैं। फिर सारा बोलती है कि मैं लास्ट वाले में जाना चाहती हूँ। हर एक डोर के ऊपर एक सिंबल है और सिंबल के अलग अलग मीनिंग भी है। जो 5 दरवाजे हैं उनके अंदर मॉन्स्टर, डीमंस, लैंड के अंदर की दुनिया, जादू टोना और हीलिंग जैसे चीज है, लेकिन जो आखिरी वाला है वो मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। फिर फ्लफी बोलता है कि आप जो भी बोल रहे हो मुझे उसका मतलब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद सारा सीधे आगे बढ़ने लगती है। तभी पीछे के लोग सारा को देखते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं कि उस लड़की को देखो, वो अंदर जा रही है। फिर एक लेडी बोलती है कि यहाँ तो बिल्कुल नर्क जैसा है। पिछले 10 सालों में डेजी और लियो है जिन्होंने इस डोर को चुना था और लियो बाल बाल बच गया था। फ्लफी यहाँ सब कुछ सुन के काफी ज्यादा डर जाता है और सारा से पूछता है कि मास्टर क्या हम लोग दूसरा डोर चुन सकते हैं। फिर सारा बोलती है कि डेजी को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा मुझे भी वही चुनना था। फिर फ्लफी बोलता है कि वैसे मास्टर मैं तो आपके साथ रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ लोग डेजी को देख रहे होते हैं और वे लोग बोलते हैं कि इस डोर को चुनने का मतलब या तो वहाँ जीनियस है या तो बेवकूफ। फिर दूसरा आदमी बोलता है कि हाँ यहाँ बस एक दिखावा है, अगर वहाँ इतनी ज्यादा अमेजिंग है तो मैंने कभी उसे नहीं देखा या फिर इसके बारे में क्यों नहीं सुना। उसके बाद कोई सारा की प्रोफाइल को देखता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सारा रूम के अंदर एंटर कर चुकी है। रूम के अंदर एंटर करते ही सारा के पास जो फ्लफी था वहाँ उड़ जाता है और चलाकर बोलता है कि मास्टर आपको क्या हो रहा है और यहाँ गोला आखिरकार क्या है। फिर सामने वाला आदमी बोलता है कि यहाँ एक पर्सनल एग्जाम है तो कैंडिडेट के साथ कोई भी इंसान या फिर चीज नहीं होनी चाहिए। फिर फ्लफी बोलता है कि तो क्या मास्टर खतरे में नहीं होंगे। सारा गौर से सामने वाले आदमी को देखती रहती है। उसके बाद इंगेज को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि क्या सारा से मेरा कांटेक्ट टूट गया है। रिंग के बाहर एक बैरियर है जिसकी वजह से मैं सारा से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। उसके बाद इंगेज उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं टूटता। फिर इंगेज बोलता है कि क्या सोल बैरियर, यहाँ बैरियर आत्मा को बाहरी दुनिया से अलग करता है। सारा के साथ बाहर क्या हो रहा है। फिर फ्लफी चिल्लाता है और बोलता है कि मास्टर ओ बूढ़े आदमी प्लीज मेरे मास्टर को छोड़ दो। फिर वहाँ आदमी बोलता है कि वहाँ पहले ही अपने डीप कॉन्शियसनेस में जा चुकी है। यह इंसान के अंदर एक इल्यूजन पैदा कर देता है जो इंसान के अंदर छुपे हुए सबसे खतरनाक डर को फील करता है। अगर वह बच नहीं पाई तो वह कभी भी अपनी आंखें दोबारा नहीं खोलेगी। फिर फ्लफी बोलता है कि क्या फिर वहाँ अंधी हो जाएगी।
फिर दूसरा आदमी बोलता है कि नहीं, वह मर जाएगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सारा के इमेजिनेशन को दिखाया जाता है। गुस्सा, नफरत और रिवेंज। नफरत की आग बहुत ही ज्यादा जल रही है। सारा सोचती है कि मुझे गला घोटकर मार डाला गया। फिर डेजी बोलती है कि मेरी छोटी बहन प्लीज टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर डेजी एक स्पेल बोलने लगती है और बोलती है कि छोटी बहन तुम मुझे अपना मैजिक सोर्स बताओ। फिर डेजी सारा का गला दबाने लगती है और उससे मैजिक के बारे में पूछने लगती है, लेकिन सारा डेजी को मार देती है और सोचती है कि क्या आखिरकार मेरा दिल शांत हो पाएगा, अभी यहाँ काफी नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहरी दुनिया दिखाई जाती है। सारा धीरे से अपनी आंखें खोलने लगती है और एक आदमी बोलता है कि और अगर लड़की पूरी तरह से गिर जाती है तो वहाँ नर्क में पहुंच जाएगी। तभी फ्लफी चिल्लाता है और बोलता है कि मास्टर वहाँ देखो, मास्टर जागने लगे हैं। तभी एंगेज भी सारा को बुलाता है और बोलता है कि सारा क्या तुम मेरी बात सुन पा रही हो। फिर सारा अपनी रिंग की तरफ देखती है और उसे छूने लगती है और फिर बोलती है कि आखिरकार मैं कहाँ हूँ, यहाँ पर ब्लड की स्मेल है जो बहुत ही बेकार है। तभी सारा नीचे बैठ जाती है और फिर उसे एक आवाज आती है, सारा क्या तुम जाग रही हो। फिर सारा बोलती है कि एंगेज तुम कहाँ हो, क्या यहाँ एक इल्यूजन है। फिर एंगेज बोलता है कि तुम एक बैरियर में फंस चुकी थी और मैं तुमसे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, अब जब तुम जाग गई हो तो हम लोग बात कर सकते हैं। फिर सारा बोलती है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर रही हूँ। फिर एंगेज बोलता है कि हाँ, अगर तुम जल्दी बाहर नहीं निकलोगी तो तुम मर जाओगी, अब से तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, सबसे रोशनी वाली जगह ढूंढो। फिर सारा हमें जवाब देती है और चारों तरफ देखने लगती है। थोड़ी देर में सारा बोलती है कि हाँ, मैंने उसे ढूंढ लिया। फिर एंगेज बोलता है कि यहाँ बैरियर से बाहर निकलने का रास्ता है, जल्दी से उसे डिस्ट्रॉय कर दो, जल्दी करो और उसे डिस्ट्रॉय करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। फिर सारा सोचती है कि मैं मर नहीं सकती। उसके बाद सारा एक वेपन को रोशनी की तरफ फेंकती है जिससे वहाँ टूट जाता है। उसके बाद सारा पीछे की बातों को याद करने लगती है। एंगेज बोलता है कि आपकी मैजिकल पावर वहाँ काफी हद तक बढ़ चुकी है, यहाँ साफ तरीके से दिख रहा है कि आपका रास्ता आपकी मैजिकल पावर को हर दिन बढ़ा रहा है। फिर सारा बोलती है कि शायद इसलिए मुझे दूसरा मौका मिला है और मैंने पहले कभी भी इतना अच्छा सनसेट नहीं देखा। फिर एंगेज बोलता है कि अब से आपको हर दिन ऐसी सुंदर चीजें देखने को मिलेंगी। फिर सारा सोचती है कि हालांकि वहाँ एक घोस्ट है, लेकिन उसके मेरी लाइफ में आने के बाद बहुत सी चीजें चेंज हो चुकी है और फ्लफी भी। यहाँ सब कुछ इतना अच्छा है कि मुझे ड्यूक के महल वापस जाने का मन ही नहीं है। मैं ड्यूक के मेंशन को हमेशा के लिए छोड़ना चाहती हूँ। इसका मतलब अभी भी साफ नहीं है, लेकिन इन सब की बदौलत मेरे लिए मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें बदल रही है और बेहतर हो रही है। यहाँ मेरी लाइफ में सबसे बेहतर सनसेट था और मुझे यहाँ पूरी जिंदगी याद रहेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सीन पर में आता है सारा दरवाजे से बाहर निकल रही होती है। सभी लोग उसे देखते हैं और चौंक कर बोलते हैं कि क्या अनबिलीवेबल, इस लाइट की पावर वहाँ अनबिलीवेबल है, यहाँ सचमुच बहुत स्पेशल पावर है। फिर एक टीचर चिल्लाकर बोलता है कि हम हमारे वार्ड में इस स्टूडेंट को मांगते हैं। फिर दूसरा टीचर बोलता है कि नहीं, तुम्हारे पास कहीं बेहतर स्टूडेंट है, यह स्टूडेंट मुझे दे दो, मुझे वहाँ चाहिए। फिर पीछे से और कोई बोलता है कि हमें भी कुछ अच्छे कैंडिडेट की जरूरत होती है, प्लीज इसे मुझसे मत छीनिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, सारा को दिखाया जाता है। फ्लफी जल्दी से सारा के पास जाता है और बोलता है कि आखिरकार हम वापस आ गए। फिर सारा बोलती है कि हाँ, सब कुछ तो इस खेल का खेल है। फिर सारा एक डोर देखती है और सोचती है कि टीचर्स ने कहा था कि अगर मैं पास हो जाती हूँ तो मुझे इस डोर से बाहर निकलना है और मैं एक टीचर की टीम में चली जाऊंगी। फिर सारा फ्लफी से बोलती है कि चलो फिर चलते हैं, लेकिन हाँ, मैंने लियो से पहले ही वादा किया था कि मैं उसके डिपार्टमेंट में ही जाऊंगी। फिर सारा दरवाजा नॉक करती है और बोलती है कि क्या कोई बाहर है, क्या सामने कोई टीचर हो सकता है। फिर सारा सामने देखकर थोड़ा सा घबराने लगती है। सारे टीचर सारा के सामने गोस्ट की तरह खड़े होते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम सारा हो, है ना। फिर सारा बोलती है कि हाँ, आपने ठीक कहा, और आप लोग क्या कर रहे हैं। फिर एक टीचर बोलता है कि आओ सारा, तुम मेरे डिपार्टमेंट में शामिल हो जाओ, अकेडमी को अपना घर मांगो और टीचर से हेल्प मांगने में बिल्कुल भी शर्माना मत। फिर और एक टीचर बोलता है कि अरे बुढ़ाओ, वहाँ तुम्हारे डिपार्टमेंट में कब गई और यहाँ सब कुछ कैसे हुआ। फिर और एक टीचर बोलता है कि अरे प्यारी लड़की, तुम हमारे डिपार्टमेंट में आ जाओ, हम लोग तुम्हारा बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। फिर और कोई बोलता है कि आखिरकार तुम में ऐसा क्या है कि वहाँ तुम्हारे टीम में जाएगी। सारा, तुम हमारे टीम में शामिल हो जाओ, हमारे टीम में
में सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट है। फिर और एक टीचर बोलता है कि क्या डिवाइनेशन और समनिंग डिपार्टमेंट क्या सिर्फ इतना ही ऑफर कर सकता है? सारा, अगर तुम हमारे स्पिरिट डिपार्टमेंट में ज्वाइन करती हो तो मैं तुम्हें आर्चमेज बना दूंगा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली जादूगरों में से एक। और मैं आपके लिए एक अलग से लाइब्रेरी बना सकता हूँ जिसमें सिर्फ प्राचीन जादू की बुक्स होंगी। फिर और एक आदमी चिल्लाकर बोलता है कि अरे बुढ़ो, यहाँ सब कुछ तुम धोखा क्यों दे रहे हो? फिर और कोई बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नन्ही सहरा को इस तरह से बहकाने की? मैं बिल्कुल तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा हूँ। फिर सारा स्माइल करती है और बोलती है कि दरअसल मैं क्रिएशन डिपार्टमेंट में शामिल होना चाहती हूँ। आप लोगों ने इतने सारे मुझे प्रपोजल दिए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। फिर सारे टीचर बोलते हैं कि क्या, लेकिन वहाँ डिपार्टमेंट क्यों? फिर एक टीचर बोलता है कि लेकिन क्रिएशन डिपार्टमेंट वहाँ तो बिल्कुल खत्म होने के लायक है। फिर सारा बोलती है कि मैंने पहले ही फैसला ले लिया था और आप सभी के इन्विटेशन के लिए थैंक यू सो मच। फिर वहाँ टीचर बोलता है कि ठीक है, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो तुम आगे बढ़ सकती हो, शायद मैंने जरूरत से ज्यादा सोच लिया। फिर एक आदमी बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलूंगा, चलो मेरे पीछे चलो। फिर टीचर बोलता है कि कॉर्टर, हाँ उसे ले जाओ, वहाँ कितनी अच्छी बच्ची थी, खाली में बर्बाद हो रही है, यहाँ कितनी अफसोस की बात है। फिर सारा सोचती है कि क्या सचमुच क्रिएशन डिपार्टमेंट सचमुच इतना पीछे है? फिर सारा और कॉर्टर वहाँ से जाने लगते हैं। कॉर्टर बोलता है कि क्रिएशन एकेडमी वहाँ थोड़ा सा आगे ही है। फिर सारा पूछती है कि टीचर, क्या फ्यूचर में कोर्सेज को आगे बढ़ाओगे? फिर कॉर्टर बोलता है कि हाँ, तुम काफी एंटरटेनिंग बच्चे हो, मैं हार्वर्ड मेडिसिन का डायरेक्टर हूँ, क्रिएशन एकेडमी का इंचार्ज नहीं। फिर सारा पूछती है कि तो फिर मुझे क्रिएशन डिपार्टमेंट के टीचर कहाँ पर मिलेंगे? मैंने उन्हें अंदर भी नहीं देखा। फिर कॉर्टर बोलता है कि अरे तुम्हें नहीं पता था, क्रिएशन डिपार्टमेंट के टीचर वो तो 2 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। उनके जाने के बाद क्रिएशन मैजिक में अच्छा हो ऐसा कोई आदमी नहीं मिला, तो अभी क्रिएशन डिपार्टमेंट में एक स्टूडेंट लियो है जो टेम्परेरी वहाँ पे टीचिंग कर रहा है। तो वहाँ क्रिएशन डिपार्टमेंट जाओ, वहाँ पे तुम्हारा वेलकम करेंगे। ठीक है, अगर तुम अपना फैसला बदलना चाहो तो हार्वर्ड डिपार्टमेंट में भी तुम्हारा वेलकम जरूर करेंगे। तो ठीक है बाय, अब मैं चलता हूँ। फिर फ्लफी बोलता है कि मास्टर, आपके घर की हालत इतनी ज्यादा बदतर क्यों हो रही है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता। फिर सारा बोलती है कि हाँ, अकेडमी की हालत पहले से ही बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी मैंने वो जादुई चीजें बना दी जो वो नहीं बना सकता। क्या यहाँ पॉसिबल है कि वहाँ टीचर मुझे टीच कर सकता है? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सारा लियो से मिलने जाती है। लियो सारा को हाय बोलता है और सारा को गिफ्ट देते हुए बोलता है कि यहाँ अकेडमी के तरफ से नए स्टूडेंट के लिए रेडी किया गया एक वेलकम गिफ्ट है, मैंने बोवेन से तुम्हारे लिए एक ले लिया। फिर सारा बोलती है कि ओ, तो तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुमने मुझसे एक मैजिकल टूल इनवाइट करने के लिए कहा, लेकिन मुझे यहाँ बात नहीं बताया कि क्रिएशन एकेडमी में सिर्फ 3 स्टूडेंट है और टीचर तुम हो। उसके बाद बाहर 2 स्टूडेंट खड़े होते हैं। एक लेडी बोलती है कि क्या तुम यहीं पर खड़े रहने वाले हो? क्या सारा यहीं पे रुकेगी? फ्रेंडी बोलता है कि लियो सर पर यकीन करो। फिर लियो बोलता है कि आइए पहले यहाँ देखो और यहाँ रोब पहन लो और क्रिएशन डिपार्टमेंट का यहाँ बैच भी पहन लो, यहाँ बैच तुम पर काफी अच्छा लग रहा है। फिर सारा बोलती है कि मुझे अभी यहाँ रुकने के बारे में पक्का यकीन नहीं है, मासूम लड़की पर किए गए तुम्हारे हथकंडे मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। फिर लियो बहुत ज्यादा सर रोता है और कोने में जाकर बोलता है कि लेकिन सेरा को इस दुनिया से क्रिएशन मैजिक पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। क्रिएशन एकेडमी के जो डायरेक्टर है उनकी मौत नहीं हुई, हालांकि वहाँ खो चुके हैं, किसी ने उनका किडनैप कर लिया है और यहाँ एक साजिश है। फिर सारा बोलती है कि आखिरकार वहाँ कौन होगा और क्रिएशन एकेडमी से उसका क्या लेन देन है। फिर लियो बोलता है कि मैं भी इसी बात को पता लगाना चाहता हूँ कि वहाँ कौन है, मुझे पहले ही कुछ सबूत मिल चुके हैं। इसका कनेक्शन इस जादुई टूल से है जिसने एक बार मेरी हेल्प की थी। मैजिकल टूल्स में किए जाने वाले प्रयोग जिंदगी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, जिससे वहाँ क्रिएशन मैजिक को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखना चाहता है। वहाँ जिन मैजिशियन को चुनता है सिर्फ वही जो उसके लिए यूजफुल होते हैं, जिससे उसे हर एक तरह की पावर मिल सके। गायब होने से पहले डायरेक्टर ने बोला था कि किसी ने उनसे कांटेक्ट किया था और उनसे उनकी सेवा करने के लिए कहा था और बाहरी दुनिया से हर एक कांटेक्ट तोड़ने के लिए भी कहा था, लेकिन डायरेक्टर ने मना कर दिया। और आप इस दुनिया में सबसे अमेजिंग लाइटनिंग मैजिशियन है और वह इंसान तुम्हें भी निशाना बना सकता है। क्रिएशन डिपार्टमेंट में रहने से आपको कुछ टाइम तक टेम्परेरी प्रोटेक्शन भी मिलेगा। यह अन्य डिपार्टमेंट से काफी ज्यादा बेहतर है। मेरे ऊपर के अधिकारी और मैं आपकी देखभाल करेंगे और अगर आप गायब हो जाते हो तो हमें तुरंत इस बारे में पता चल जाएगा। फिर सारा बोलती है कि हाँ ठीक है सीनियर लियो, मैं तुम्हारे इरादे समझ चुकी हूँ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करते हुए आपकी जान भी जा सकती है। फिर सारा सोचती है कि मेरी पिछली जिंदगी में वहाँ जलकर मर गया था, मुझे लगता है कि यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं था। फिर लियो बोलता है कि
मुझे मौत से डर नहीं लगता। कुछ ऐसी बातें हैं जिनका पता लगाना ही होगा। फिर सारा बोलती है कि 1 मिनट, यहाँ मैजिक कोइंसिडेंस नहीं है, कोई प्रिंस की जान भी लेना चाहता है। डेजी को मेरा जादुई स्रोत चाहिए। किसी कोइंसिडेंस से युवराज की मौत मेरे हाथों से हुई थी और युवराज ने महल को जला दिया था, जिसके रिजल्ट से लियो की मौत हो चुकी थी और फिर मुझे अनजाने में हत्या के जुर्म में फांसी दी गई थी। यहाँ मामला काफी ज्यादा पेचीदा है। इन दोनों को पता नहीं चला कि ये दोनों कब उलझन में पड़ गए और क्या ड्यूक लेक्स्टर और सेकंड प्रिंस भी इसमें शामिल है। इंटरेस्टिंग, यहाँ तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। फिर सारा बोलती है कि सर लियो, आपने बिल्कुल सही कहा, फिलहाल हम दोनों के लिए यही करना सबसे सेफ्टी का काम होगा। फिर लियो खुश हो जाता है और बोलता है कि बढ़िया। फिर एक लेडी बोलती है कि क्या सब बढ़िया है, चलो फिर ठीक है, मैं सारा के लिए टेस्टी खाना बनाती हूँ। हमारा डिपार्टमेंट भले ही मुश्किलों का सामना कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें जूनियर को सपोर्ट करना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। फिर एमडी बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं लियो का सारा सामान खोलकर जूनियर के लिए एक अच्छा सा कमरा रेडी कर दूंगा। उसके बाद हमें स्पिरिट डिपार्टमेंट दिखाया जाता है। फिर एक लेडी बोलती है कि क्या उसकी नाजायज बेटी ने एग्जाम में टॉप किया है। तभी वो लेडी सामने देखती है और बोलती है कि अरे नहीं, डेजी। फिर डेजी सोचती है कि मुझे लगा था कि उससे समझ में आ गया है, लेकिन मुझे लगता है कि वह मुझे चुनौती देना चाहती है। मेरे इलाके में आना कितनी बेवकूफ़ी भरी हरकत है और मैं यहाँ देखूंगी कि वह इस दुनिया में हर एक खतरे का सामना करे। मेरी भोली और नासमझ बहन। फिर सारा बोलती है कि सीनियर वोवेन, आप सारा का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर वोवेन बोलता है कि मैं तो बस उसका कर्ज निपटाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। न्यू ने मेरे साथ बैट लगाई थी, अगर सारा ने एग्जाम पास कर लिया तो वह मुझे 10,000 सोने के सिक्के देगी। फिर नौ चिल्लाकर बोलती है कि कौन जानता है कि वह कैसे पास हुई। मैं तभी डेजी नुआ को चुप कराते हुए इसका नाम लेती है और पूछती है कि क्या यहाँ सच है। फिर वोवेन बोलता है कि क्या तुम अपनी बात से मुकरना चाहते हो, मैं सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ, अगर तुम इससे नकारते हो तो चलो फिर इस मामले को सबके सामने सुलझा लेते हैं। फिर सारा बोलती है कि नुआ चलो उसे पैसे दो, हमारा डिपार्टमेंट भेदभाव नहीं करता, इसलिए शर्त तो शर्त ही है। फिर नुआ चिल्लाकर बोलती है कि यहाँ देखो, वहाँ तो निकम्मे क्रिएशन डिपार्टमेंट में शामिल हो गई, तो यहाँ अमेजिंग की क्या बात है। क्या वह सच में इम्प्रेसिव है भी या फिर नहीं। अगर नाजायज बेटी ने सचमुच एग्जाम को पास कर लिया तो वह दूसरे डिपार्टमेंट में क्यों नहीं गई। यही ध्यान देने लायक बात है और हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ इम्प्रेसिव बच्चों को ही एक्सेप्ट करता है और कोई दूसरा डिपार्टमेंट भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता। फिर वोवेन सोचता है कि उसे नहीं पता कि उसने टॉप किया है और सारे टीचर्स उसके लिए लड़ रहे थे। अभी इसे सीक्रेट रखते हैं, बाद में उसे इस बात से चौंका देंगे। फिर नोआ बोलती है कि क्रिएटिव डिपार्टमेंट के प्रेजेंट टीचर लियो और वह नाजायज बेटी, मैंने सुना था कि एक बार उसने युवराज को भी अपने जाल में फंसा लिया था। अब युवराज के साथ डेजी की सगाई टूट चुकी है, तो यहाँ साफ है कि माँ और बेटी दोनों की सोशल सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बेकार है। वो अपनी सिचुएशन को ऊपर उठाने के लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि अपनी बहन के मंगेतर को भी अपने जाल में फंसा सकती है। फिर वोवेन चिल्लाकर बोलता है कि तुम सभी लोग। तभी पीछे से एक लेडी आती है और चिल्लाकर बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम सभी नए स्टूडेंट जानते हैं कि सिस्टर सहरा ने सबसे हार्ड एग्जाम पास किया है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी टीचर उस पर इंटरेस्ट ना रखे। फिर सारा बोलती है कि क्या सबसे हार्ड एग्जाम, बिल्कुल भी नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि सिस्टर डेजी एक ही वो इंसान है जिसने वो एग्जाम पास किया था, उस टाइम तो युवराज भी उसमें असफल हो गए थे, तो वहाँ कैसे। फिर एक लेडी सोचती है कि कमिंग ऑफ इस सेरेमनी में एक नाजायज बच्चे का इस तरह से बिहेव करना कि उसने सचमुच उस एग्जाम को पास कर लिया। फिर नोआ बोलती है कि उस नाजायज बेटी ने खुद यहाँ अफवाह फैलाई होगी, सीनियर लियो ही खुद इस एग्जाम से बाल बाल बचे और डायरेक्टर्स ने इस असेसमेंट को तुरंत रोक लिया था। इसमें किसी रॉयल फैमिली के लोगों की मौत भी हो सकती थी। उसने अपनी बहन के मंगेतर को फंसाया, उसके बाद वहाँ दावा करी है कि उसने उस एग्जाम को पास कर लिया। भले ही तुम एक आम इंसान हो, फिर भी तुम स्पिरिट डिपार्टमेंट की एक मेंबर हो, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। फिर नोआ पोमा पर हाथ उठाने लगती है और चिल्लाकर बोलती है कि यहाँ बेहतर होगा कि तुम उस नाजायज बच्चे को लेकर इतनी बकवास बातें मत करो। तभी बीच में वोवेन आता है और नोआ को रोक लेता है। नोआ चिल्लाकर बोलती है कि वोवेन तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। फिर वोवेन बोलता है कि क्या कुलीन लोग समझते हैं कि बिना किसी रिजल्ट के वहाँ दूसरों को धमका सकते हैं। हम क्लासमेट्स हैं तो अपने हाथ को अपने पास रखो। यहाँ बोल के वहाँ नोआ को धक्का देके पीछे गिरा देता है। फिर नोआ बोलती है कि वोवेन सीनियर, तुम लियो के साथ अपने रिलेशन को लेकर इतने ज्यादा मतलबी मत बनो। हम कुलीन लोग तुम्हारे द्वारा उस नाजायज बच्चे को प्रोटेक्ट करना बिल्कुल भी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। कुलीन लोग उसके साथ आखिरकार कैसे मिल सकते हैं। तभी वहाँ पर और एक लेडी आती है जो इसमें
स्माइल करते हुए बोलती है कि क्या नाजायज और गंदी लेक्स्टर फैमिली के लोग कैसे जानते हैं कि आखिरकार कौन सी चीज गंदी है। कि अब तुम बताओगे कि गंदगी क्या होती है। मैं वर्ड सेफ्टी डिपार्टमेंट से सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि डायरेक्टर ने मुझे फायथॉन गांग डिलीवर करने के लिए बोला था। फिर शाइशा बोलती है कि और मैं कुछ ग्रास के साथ आई हूँ। फिर विवियन बोलती है कि हमने डेजी के कमिंग ऑफ एज सेरेमनी को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा है। लेक्स्टर के पूर्वजों ने सारा को अपना उत्तराधिकारी चुना है और वहाँ उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए बस वहाँ से भाग गई थी। उसकी पूर्वज की मूर्ति पर धमाका हुआ और वहाँ फट गया। क्या आपको क्या लगता है कि वे सिर्फ इसलिए नाराज थे क्योंकि परिवार की भागदौड़ सिर्फ डेजी ही संभाल सकती है। फिर डेजी बोलती है कि उस रिसेप्शन में कुछ गड़बड़ी हो गई थी जो कि अब नॉर्मल थी। बाद में घर में और एक सेरेमनी बनाई गई जिसमें पूर्वज ने मुझे चुना। मैं डेजी लेक्स्टर फैमिली की एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ और तुम जो यहाँ बेकार के रूमर्स फैला रहे हो उससे ड्यूक के महल पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। क्लासमेट, आज के लिए यहाँ सब कुछ यहीं पर खत्म करते हैं। कल अपनी पहली क्लास के लिए बिल्कुल भी लेट मत होना। तभी सब लोग फुसफुसाते हैं और बोलते हैं कि मिस डेजी चलिए हम लोग आपको आपके रूम तक छोड़ देते हैं। कोई बोलता है कि लेक्स्टर फैमिली की उत्तराधिकारी सिर्फ डेजी ही है, वह हमारी एकेडमी की गौरव है। यहाँ बेकार के रूमर्स पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर विवियन बोलती है कि वहाँ फिर से नाटक कर रही है, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर शाइशा बोलती है कि अरे उसे नजरअंदाज करो, वहाँ अगर नाटक करना चाहते हो तो उसे करने दो, वह आखिरकार कहीं ना कहीं गलती तो कर ही देगी। फिर बॉबन पोमी से बोलता है कि यहाँ पैसे मैं सेरा को दे दूंगा। फिर पोमी बोलती है कि पहले के लिए थैंक्स सीनियर। फिर वैबन बोलता है कि कोई बात नहीं, बस अगली बार थोड़ा सा केयरफुल रहना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्रिएशन डिपार्टमेंट दिखाया जाता है। सभी लोग सारा का वेलकम करते हैं अच्छे खाने के साथ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि सारा अपने रूम में आके बैठी रहती है और बाहर की तरफ देखते हुए सोचती है कि इसे पता था कि खाना खाने में इतना ज्यादा मजा भी आता है। एक लेडी बोलती है कि सारा क्या तुम्हें केक पसंद है? यहाँ पर बहुत सारा है, आपको एक बार इसे आजमाना चाहिए। फिर सारा बोलती है कि हाँ यहाँ बहुत ज्यादा टेस्टी है। फिर लियो बोलता है कि अरे तुम लोग भी सारा आराम से। फिर सारा सोचती है कि एक पल में मुझे हर एक गर्माहट और खुशी मिल गई, लेकिन इन सब चीज के लिए मैं अपने गोल को नहीं भूल सकती। मुझे याद रखना होगा कि मेरे अकेडमी आने का गोल क्या है। मुझे अपने गोल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, इतना मजबूत कि मैं उसे पालूं। डेजी कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी और मुझे फिलहाल के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। यहाँ एक एल्केमिकल मैजिकल बुक है जो मेरी मॉम ने मुझे दी थी। इसके पहले पन्ने में बेसिक चीजों के बारे में बताया गया है। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में इसको पहले ही याद कर लिया था और उसके बाद के पन्नों में हर एक टूल में अपनी मैजिकल पावर कैसे भरे इसके बारे में बताया गया है। और इस सेक्शन को फिनिश करने के बाद मेरे पास और भी सेक्शन बचे होंगे जादू के बारे में सीखने के। मुझे धीरे धीरे सारे सेक्शन कंप्लीट करने होंगे। मैंने अपने पिछली जिंदगी में बहुत सारे मैजिकल टूल बनाए थे और लेक्स्टर के लिए काफी ज्यादा पैसे भी कमाए थे और फिर उन पैसों का इस्तेमाल डेजी की ट्रेनिंग और ड्यूक के खेलों के खर्च के लिए निकाला गया। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ही थी जिसने ऐसा कुछ किया है, लेकिन गलती किसकी थी? लेकिन फ्यूचर में मैं अपने लिए पैसे कमाऊंगी, लेक्स्टर फैमिली वहाँ बाहर में जाए। तभी सारा की नजर एक पेज पर पड़ती है और वहाँ सोचती है कि एक मिनट रुको, यहाँ मैजिकल आइटम का फॉर्मूला सच में पहले से यहाँ एडजस्ट करता था। मैंने अपने पिछले जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था, यहाँ बिल्कुल नया है। मैजिकल वेपन, क्या मैं इससे मैजिकल वेपन रेडी कर सकती हूँ? इम्पीरियल एकेडमी एक तटीय शहर में स्थित जहाँ पर हमेशा स्प्रिंग रहता है और वहाँ शहर के सेंटर में मौजूद है। एकेडमी में एडमिशन के लिए आपकी एज 12 से 20 के बीच में होनी चाहिए और मैजिकल सोर्स का टेस्ट का रिजल्ट कम से कम अप्रेंटिस के लेवल का होना चाहिए। उसके बाद ही आप लास्ट तक एडमिशन ले सकते हैं और जो 5 डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं वो तुम्हें तुम्हारे स्टेटस के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग सारा के बारे में बात कर रहे होते हैं। वे बोलते हैं कि क्या वहाँ सचमुच एक नाजायज बेटी है? मैंने सुना है कि वह लेक्स्टर फैमिली का हिस्सा है। फिर एक लेडी दूसरे आदमी से बोलती है कि क्या आप डेजी के इस सेरेमनी में थे? कुछ लोगों ने बताया कि डेजी से पहले उसे लेक्स्टर फैमिली के पूर्वज ने उत्तराधिकारी चुना था। फिर कोई बोलता है कि तो फिर उसका क्या हुआ? फिर वहाँ लेडी बोलती है कि मुझे पूरा पक्का पता नहीं है, लेकिन सुनने में आया था कि दूसरी बेटी को उन्होंने घर से निकाल दिया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नोआ सब कुछ सुन के डेजी को बताने गई है। वहाँ डेजी को बोलती है कि वहाँ नई स्टूडेंट उसने टॉप किया है और उसने सबसे हार्ड एग्जाम भी पास कर लिया। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि क्या आपने अभी
क्या कहा। फिर डेजी सोचती है कि इम्पॉसिबल, आखिरकार वहाँ ऐसा कैसे कर सकती है। युवराज के महल में जो इंसिडेंस हुआ उसके बाद से मेरी एज सेरेमनी तक जो भी मैंने प्लानिंग बनाई थी वहाँ सब कुछ बर्बाद कर रही है। आखिरकार क्या हो रहा है। अब मैं और मौके का इंतजार नहीं कर सकती, मुझे जल्द ही उसका कुछ करना होगा। उसके बाद सभी लोग सारा को देखते हैं और बोलते हैं कि वो देखो, वो रही नई क्लास की सबसे इंटेलिजेंट बच्ची। फिर सारा सोचती है कि डेजी यहाँ फीलिंग कितना अच्छा है ना। आपसे ऊंचा कोई भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अब हो रहा है। मैं लगातार बेहतर होती जा रही हूँ। डेजी, सारा नाम की एक प्रॉब्लम तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी है, अब वहाँ हर बार प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेगी। मेरी रोशनी तुम्हें घायल कर देगी और ऐसा घाव छोड़ेगी जो कभी भी नहीं भरेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्रिएशन क्लास दिखाया जाता है। लियो बोलता है कि मैं लोहे के ब्लॉक को अलग अलग हिस्सों में बांटना दिखाऊंगा। सबसे पहले अपने मैजिकल पावर का यूज करे और लोहे के हर एक कण को अलग कर दे, फिर से अलग अलग हिस्सों को बांट दे। फिर सारा सोचती है कि ऐसा लग रहा है जैसे उसके पार्ट्स अलग अलग हो रहे हैं। फिर लियो बोलता है कि लास्ट में इसे फिर से बनाए और यहाँ पूरा हो गया। फिर सारा लुइस से बोलती है कि वेट करो। उसके बाद सारा लुइस के पास जाती है और एक लोहे के ब्लॉक को उठाती है और उसे रीजनरेट कर देती है। फिर हेनरी बोलता है कि मुझे पता था कि लियो की क्रिएशन मैजिक वहाँ पहले से ही बहुत ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहाँ भी इतनी ज्यादा अमेजिंग होगी। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि आखिरकार यहाँ पॉसिबल कैसे है। फिर सारा बोलती है कि जब सीनियर लियो ने लोहे के ब्लॉक को अलग अलग हिस्सों में काटा तो मैजिकल पावर ने कणों को पूरी तरह से घेर नहीं लिया, इससे थोड़ा सा नुकसान होता है। सीनियर लियो एक बार फिर से कोशिश क्यों नहीं करते। फिर लियो बोलता है कि हाँ ठीक है। उसके बाद लियो फिर से ट्राई करता है और बोलता है कि इस बार यहाँ बिल्कुल सही है। फिर सारा बोलती है कि एग्जाम्पल के लिए नेचर एंड डेवलपमेंट जैसी मैजिकल पावर वस्तु को नया कर देने के लिए परमिशन देती है ताकि हमें बड़ा वेपन भी मिल सके। फिर सारा वहाँ से आते ही बोलती है कि तो फिर ठीक है, आप लोग अपने अपने तरीके से इसे यूज करना, अगले हफ्ते हम लोग आप लोगों की डेवलपमेंट देखेंगे। फिर एक लेडी बोलती है कि क्या सारा को टीचर के रूप में अपना काम संभालने का परमिशन दिया जा सकता है। फिर हेनरी बोलता है कि हाँ, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। सारा चलते हुए सोचती है कि इम्पेरियल एकेडमी अलग अलग विभागों में डिवाइड है, हर कोई अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर पढ़ाई कर सकता है। इसके लिए टीचर उन्हें चेयर भी करते हैं, लेकिन सब लोगों के आपस में नहीं बनती, इसलिए यहाँ सब कुछ बहुत कम होता है। हर एक डिपार्टमेंट को कुछ अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेक्शन में वो लोग आते हैं जिनकी मैजिक पावर अच्छी है और हर एक सेक्शन में फायर, वाटर, अर्थ और वाइंड के लिए अलग अलग टीचर हैं। उसके बाद सारा एक क्लास में जाके बैठती है। सब लोग सारा को देख के बोलते हैं कि तो यहाँ सारा है। फिर लेडी बोलती है कि मैंने सुना है कि वो अकेडमी में क्या वो हमारे साथ अच्छे से तालमेल बिठा पाएगी। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि हो सकता है कि क्रिएशन डिपार्टमेंट में कम लेसन्स हो। फिर सारा सोचती है कि सुबह को स्पीड और समनिंग क्लासेस होंगी और शाम तक बायोलॉजी और डिविनेशन की क्लासेस खत्म करनी है और रात को जाकर मुझे लाइब्रेरी में बुक्स पढ़नी है और फिर अपने रूम में लौटकर मॉम की दी हुई मैजिकल बुक को भी पढ़ना है और सारे कोर्सेज के रिप्ले को भी देखना है। रिप्ले को देखने के लिए मैंने एक्स्ट्रा फीस भी भरी है और इसी दौरान मुझे डेजी के साथियों का सामना भी करना पड़ा। कई बार उन लोगों ने मेरे लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन जब तक कि मैं कम भीड़ वाले इलाकों से बचती रहती हूँ तब तक सब कुछ ठीक है। लेकिन अभी तक मेरे पास रियल कॉम्बैट का एक्सपीरियंस नहीं है। चलो इस हफ्ते में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूंगी। सारा वहाँ से जा रही होती है तभी कुछ लोग आपस में बोलते हैं कि वहाँ मास्कमैन वाली चुड़ैल जीतती जा रही है, वहाँ कौन है। वहाँ मास्क लगाती है और हमेशा मैंने उसी को पहने हुए देखा है। फिर दूसरा आदमी बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, लगभग 2 वीक में उसने लगभग 100 मैच को जीत लिया है। फिर सारा सोचती है कि तो फिर ठीक है डेजी, अब अपनी चाल तुम चल सकती हो या फिर पहली चाल मैं चलूं। मैं तुम्हारे क्राइम का फैसला करूंगी, इसलिए केयरफुल रहो, तुम्हारी मौत तुम्हारे बहुत ज्यादा करीब है। महारानी के व्यवस्था के तहत डेजी की सगाई दूसरे प्रिंस से हो गई थी। नोरा बोलती है कि मुझे उनके लिए बहुत ज्यादा खुशी है। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि वह बिल्कुल परियों की कहानी की तरह दिख रहे हैं, प्रिंस और प्रिंसेस। सेकंड प्रिंस बोलता है कि मिस डेजी प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपको हमेशा प्यार करूंगा। फिर डेजी बोलती है कि हाँ सेकंड प्रिंस, मुझे सचमुच आप पसंद हो। फिर डेजी सोचती है कि आखिरकार मेरी सगाई सेकंड प्रिंस से हो गई, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि मैंने प्लानिंग किया था, बिल्कुल पहले की तरह। क्या आप लोग जानते हैं कि हर कोई उस मुश्किल एग्जाम से क्यों डरता था? क्योंकि कोई भी इस बात पर बैट लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि उन्हें अंदर क्या दिखने को मिलेगा, या फिर वे लोग जिंदा बचेंगे भी या फिर नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है जब सारा ने सबसे हार्ड एग्जाम दिया था। उसके बाद एक सर्वेंट अंदर आती है और बोलती है कि
माय लेडी, कुछ भयानक हुआ है, वो लॉर्ड। फिर एक बच्चा बोलता है कि बहन, क्या यहाँ बुरी बात है? इससे मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे इससे छुटकारा पाना होगा। फिर डेज़ी सामने आती है, बोलती है कि मॉम, मेरा मतलब तो बस यही था कि इससे बुराई फैलेगी, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा छोटा भाई ऐसा करेगा। लेकिन तब तक मैं और मेरा छोटा भाई एक जैसे ही होंगे। आप और डैड मुझे और मेरे भाई को उत्तराधिकारी के रूप में देखोगे, इससे हमें बहुत ज्यादा सम्मान मिलेगा। उसके बाद डेज़ी की मॉम बोलती है कि मैं भला तुम्हारी जैसी बेटी को जन्म कैसे दे सकती हूँ। फिर एक लेडी सारा की मॉम से बोलती है कि माय लेडी, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि आप फिर से किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। उसके बाद सारा सोचती है कि तो क्या हुआ, हारने वाले का यही हर्ष होता है। जब तक कि मैं परिवार का हेड बन सकती हूँ, तब तक भाई बहन या फिर ब्लड लाइन का कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद डेज़ी हार्ड एग्जाम से बाहर निकलती है। अनाउंसमेंट होती है कि डेज़ी लेक्स्टर ने सबसे हार्ड एग्जाम पार कर लिया है। तभी वहाँ पर सारा आती है, बोलती है कि सिस्टर, तभी कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ देखो, सबसे होनहार स्टूडेंट, उन्हें पूर्वज ने लेक्स्टर फैमिली की अगली डचेस बनने के लिए पूर्वजों ने चुना है। तभी सारा डरकर नींद से उठ जाती है और अपने सपने के बारे में सोचने लगती है और अपने रिंग और बुके को देखती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लाइब्रेरी दिखाई जाती है। सारा बोलती है कि क्या एक पार्टी? उसके बाद दूसरी लेडी बोलती है कि सर्दियाँ आने से पहले अकेडमी में एक सेलिब्रेशन होता है। सारा, तुम किससे अपना डांस पार्टनर बनाने की प्लानिंग कर रही हो? फिर सारा बोलती है कि मुझे पार्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी वहाँ पर कोई रेड रोजेस लेके आता है और बोलता है कि ऐसा मत कहिए मिस सारा, क्या मैं तुम्हें अपना डांस पार्टनर बनने के लिए इनवाइट कर सकता हूँ? फिर सारा बोलती है कि क्या सेकंड प्रिंस, क्या तुम्हारी सगाई मेरी सिस्टर से नहीं हुई? फिर प्रिंस बोलता है कि सारा, क्या तुम्हें जलन हो रही है? टेंशन मत लो, भले ही मेरी सगाई तुम्हारी बहन से हुई हो, लेकिन मेरा दिल तो सच में तुम्हारा है। जब तक कि तुम सच में चाहोगी तब तक मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगा। फिर सारा बोलती है कि क्या तुम्हारी शादी के बाद भी? फिर सारा मनी मन सोचती है कि यहाँ बस एक मजाक होगा। तभी प्रिंस बोलता है कि हाँ बिल्कुल मेरी प्यारे सेरा, चलो जल्दी से एक किस दे दो, एक किस कैसा रहेगा? फिर प्रिंस के सामने फ्लफी आ जाता है। फिर प्रिंस सोचता है कि क्या मेरी प्यारी सारा से ऐसी अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है? फिर फ्लफी बोलता है कि ओह थैंक्स, वैसे मैं अभी वॉशरूम गया था और मैं साफ करना भूल गया। फिर प्रिंस जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और फिर फ्लफी बोलता है कि मास्टर, आप उसे यहाँ से जाने के लिए क्यों नहीं बोल रहे थे? फिर सारा बोलती है कि मैं तो उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन तुमने पहले ही उसे मार दिया। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि वहाँ सच में बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। फिर एक आदमी बोलता है कि क्या लाइब्रेरी में ऐसा शोर मचाना, यहाँ तो बदतमीजी है। फिर एक लेडी बोलती है कि चुप रहो, ऐसा मत कहो, वहाँ सेकंड प्रिंस है, हो सकता है कि वहाँ फ्यूचर में सम्राट हो जाए और उसकी मॉम प्रेजेंट में महारानी है। फिर सारा सोचती है कि सेकंड प्रिंस की सगाई हो गई है, लेकिन प्रिंस लियो की तरफ से कोई भी खबर नहीं है। क्या वहाँ पूरी तरह से अनजान है या फिर शाही फैमिली के लिए वहाँ बिल्कुल परफेक्ट नहीं है? डेज़ी की मॉम रसल वहाँ मैजिकल फैमिली से कांटेक्ट रखती है और प्रेजेंट की रानी भी उसी फैमिली से कांटेक्ट करती है। इसका मतलब यह है कि सेकंड प्रिंस के पास भी पावरफुल मैजिक है। वो ड्यूक की फैमिली पर कंट्रोल करके और पावर पाना चाहती है और चाहे कुछ भी हो जाए, दो प्रिंस में से एक ही प्रिंस सिंहासन पर बैठ सकता है। मुझे लियो से खुद पूछने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना होगा, तो मेरी प्लानिंग क्या होगी? लेकिन एक प्रॉब्लम है जो अनसुलझी है। फिर पास वाली लेडी पूछती है कि तुम ऐसे आए क्यों भरी हो? फिर सारा बोलती है कि सीनियर, क्या हमारे अकेडमी में लाइट डिपार्टमेंट का कोई इंस्ट्रक्टर है? मेरी मैजिकल पावर बीच के बाधा को पार नहीं कर पा रहा, मैं नहीं जानती कि आखिरकार इसे कैसे करें। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि अगर इसकी बात करें तो मैं एक टीचर को जानती हूँ जो मैजिकल पावर के बारे में जानते हैं। फिर सारा खुश होकर पूछती है कि क्या सच में वहाँ कौन है? फिर दूसरी लेडी बताती है कि वहाँ टीचर बाहर से आई है और कल तक वहाँ वापस आ जाएगी और मैं तुमको उससे मिलवा दूंगी, जिसने मुझसे यहाँ कहा था अगर वहाँ सच है तो वहाँ हमारी प्रिंसिपल होगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है। सारा सोचती है कि किसी भी हालत में पहले प्रिंस को ढूंढ लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या सोचते हैं। फिर सारा एंड्री से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि लियो कहाँ है? फिर एंड्री बोलता है कि मुझे नहीं पता, शायद वहाँ ऑफिस में होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो को दिखाया जाता है जो बोलता है कि सारा, क्या तुम मेरी डांस पार्टनर बन सकती हो? सारा प्लीज तुम मेरी डांस पार्टनर बन जाओ। नहीं, क्या फूल पकड़ना यहाँ कुछ ज्यादा ही होगा। फिर लियो फूल को साइड में रख देता है और बोलता है कि सारा, क्या तुम मेरी डांस पार्टनर बनना चाहोगी? तभी अचानक लियो की नजर सारा पर जाती है। फिर सारा लियो से पूछती है कि लियो तुम क्या कर रहे थे? क्या मुझे बाद में आना चाहिए? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। फिर लियो बोलता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, प्लीज अंदर आ जाइए। फिर लियो चाय मंगवाता है और बोलता है कि प्लीज चाय को एंजॉय करे। तभी सारा की नजर फूलों पर जाती है और वहाँ पूछती है कि क्या सेकंड प्रिंस यहाँ पर आया था? फिर लियो बोलता है कि क्या सेकंड प्रिंस?
अचानक तुम इस तरह की बात क्यों कर रही हो? फिर सारा बोलती है कि वो कल रात वो भी यही फूल लेकर मेरे पास आया था। यहाँ सुन के लियो काफी ज्यादा सैड होता है और सोचता है कि क्या उसने इन्हें फूल दिए। प्लीज मुझे यहाँ मत बताना क्या तुम्हें भी सेकंड प्रिंस पसंद है। फिर सारा बोलती है कि क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है? तुम पागल हो चुके हो। फिर लियो सारा से माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी। फिर सारा बोलती है कि फिलहाल मैं यहाँ पर आपसे किसी इम्पोर्टेंट बात पर बात करने के लिए आई हूँ। प्रिंस लियो प्लीज सिंहासन के लिए प्लीज लड़े। उसके बाद शिफ्ट होते में दिखाया जाता है कि सारा वहाँ से जा रही होती है और लियो अपनी खिड़की से उसे देख रहा होता है। सारा गाड़ी में बैठ जाती है और फिर फ्लफी से पूछता है कि मास्टर क्या हुआ है? फिर सारा बोलती है कि फ्लफी एंगेज आजकल ज्यादा बात नहीं कर रहा है। फिर फ्लफी बोलता है कि तो आप जाकर उसे क्यों नहीं ढूंढ लेते? फिर सारा थोड़ी देर सोचती है और फिर बोलती है कि ठीक है रहने दो, शायद वहाँ अपनी एनर्जी को वापस लेने के लिए थोड़ा सा आराम कर रहा है। अभी उसे परेशान ना करना ही सबसे बेहतर होगा। उसके बाद हम एंगेज को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा सैड होके सोया होता है और मन ही मन बोलता है कि यहाँ बेकार है। वहाँ पीछे की बातों को याद करता है। सारा बोलती है कि प्लीज प्रिंस अपने सिंहासन के लिए लड़िए। फिर लियो बोलता है कि तो फिर ठीक है हम लोग साथ में मिलकर काम क्यों नहीं करते? सारा तुम मुझसे शादी कर लो, मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है और बदले में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सारा यह बात सुन के काफी ज्यादा शॉक होती है और बोलती है कि क्या? फिर सारा बोलती है कि अगर तुम्हें मेरी पावर की जरूरत है तो मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़कर सम्राट बनो। मैं निश्चित तौर पर तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। फिर लियो बोलता है कि बात वहाँ नहीं है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। जब मैं सिंहासन पालूंगा तब तुम मेरी बीबी बनोगी। यह सुन के सारा थोड़ा सा शॉक होती है और एंगेज यहाँ सब कुछ सोच सोच के काफी ज्यादा सैड होता है और मन ही मन बोलता है कि मैं यहाँ सब कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं किसी और से अलग नहीं हूँ। हो सकता है कि मैं उसके लिए उस काले बालों वाले लड़के से कहीं ज्यादा बदतर हूँ। जब उसने एकेडमी ज्वाइन किया उसने मुझसे दोबारा कांटेक्ट नहीं किया। मैं तो बस उसके पढ़ाई का एक जरिया था और वहाँ पत्नी बनने का आग नहीं ठुकराएगी है ना? और उसके पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। वहाँ काले वाला लड़का पहले से ही बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और अमीर भी है तो उसका जवाब हाँ जरूर होगा कुछ भी हो। उसके बाद शिफ्ट होता है, लियो को दिखाया जाता है और उसके पास एक आदमी आता है और बोलता है कि माय लॉर्ड आपके सारे सैनिकों को व्यवस्थित कर दिया गया है। फिर लियो मन ही मन बोलता है कि मेरी मॉम की मौत कैसे हुई इसको चेक करना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद लियो पीछे की बातों को सोचता है। सारा ने बोला था कि पहले आप सिंहासन पर बैठ जाओ फिर हम लोग इस बात पे बात करेंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो मेरी सोच यहाँ है कि मैं आपकी पत्नी नहीं बनना चाहती, चाहे आप मुझे महारानी बनाए या फिर कोई भी दूसरा पोजीशन दे। फिर लियो बोलता है कि तो फिर ठीक है आज से मैं स्टार्ट करूंगा सम्राट होने की कोशिश। यह मेरी जिंदगी में दूसरी चीज होगी जिसे मैं जरूर पूरा करना चाहूंगा। 3 दिनों के अंदर हम महारानी के मायके में छापा मारेंगे और जो सिलेंडर कर देगा उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाएंगे और जो भी इसका विरोध करेगा हम उसे मार देंगे। फिर लियो याद करता है कि सारा ने कहा था कि दूसरे प्रिंस और महारानी को कुचलने के लिए आप पहले उनके फैमिली पर वार करें। महारानी का जन्म जहाँ पर हुआ था। फिर लियो बोलता है कि वो सैरल फैमिली जो प्राचीन कबीला है जो कि वाटर मैजिक में काफी ज्यादा बेहतर है। हालांकि मेरे पास लाइटनिंग मैजिक है तो मैं उनके लीडर के साथ मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन सैरल परिवार में बहुत सारे लोग हैं तो फिर अगर हमारी टीम उनसे लड़ती है तो हमारे जीतने के चांसेस सिर्फ 50% है। फिर सारा बोलती है कि प्रिंस मेरे पास एक प्लान है। इस क्रिस्टल के अंदर काफी ज्यादा मैजिक है। अगर हम उस सारे फैमिली को घेर ले और जादुई तोपों का इस्तेमाल करे तो हमारे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिर लियो बोलता है कि हाँ ये बात तो ठीक है। और क्या तुमने यहाँ चीज बनाई है? क्या क्रिएशन मैजिक यहाँ भी बना सकती है? मैंने कभी इस बारे में नहीं सुना। फिर सारा बोलती है कि हाँ मैंने इसे बनाया है, लेकिन प्लीज मुझसे यहाँ मत पूछना कि मैंने इसे कैसे बनाया है। इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद सारा लियो को एक पेपर देती है। फिर लियो बोलता है कि 3 दिन में आज से 3 दिन बाद शाम को मैं रेसर फैमिली पर छापा मारने के लिए मैं 3 से ज्यादा गुटों का लीडर बनूंगा और उन्हें लीड करूंगा। फिर सारा बोलती है कि ठीक है माय लॉर्ड, यह हमारा पहला कदम है। सैरल फैमिली को वश में करने के बाद दूसरा कदम ड्यूक लेक्स्टर की वित्तीय जंजीर को तोड़ना है। यहाँ सुनिए लियो थोड़ा सा चौंकता बोलता है कि क्या लियो का मेंशन? फिर सारा बोलती है कि हाँ ड्यूक की व्यवसाय का स्रोत पोर्टेबल जादू का उपकरण बेचना है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वहाँ डिस्पोजल और महंगी होती है। उस भंडार बॉक्स में मेरे द्वारा बनाए गए जादुई उपकरण भी है, जैसे जादुई बर्तन और जादुई दीपक। यहाँ काफी ज्यादा टिकाऊ होते हैं और इसका यूज बार बार किया जा सकता है। किसी दूसरे नाम से शॉप खोलेंगे और उसे फिर से रीसेल करेंगे, लेकिन मुझे बिक्री में हिस्सा चाहिए तो आप तय कर लेना कि आप मुझे कितना हिस्सा दे सकते हैं। फिर लियो बोलता है कि 80% कैसा रहेगा? फिर सारा सोचती है कि क्या इतना हाई?
जो पैसा बचा होगा हम लोग उससे मैजिकल वेपन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर सारा बोलती है कि ठीक है, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा, मैं तुम्हें मैजिकल आइटम बना कर दूंगी। फिर लियो हमें जवाब देता है और बोलता है कि इसके बाद क्या होगा, ड्यूक की महल की अर्निंग बंद करने के बाद तीसरा कदम क्या होगा। फिर सारा बोलती है कि आपको मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब लेस्टर फैमिली को पैसा नहीं मिलेगा जरूर वो हताश हो जाएगा और कोई ना कोई गलत कदम जरूर उठाएगा, मुझे पूरा यकीन है। तब तक के लिए थोड़ी देर शांत रहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सारा को दिखाया जाता है जो मन ही मन सोचती है कि आखिरकार लियो मुझे महारानी क्यों बनाना चाहता है, क्या वो मुझे पसंद करता है। लेकिन जब मैं किसी को पहली बार देखती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि मैं उसे पसंद करूंगी या फिर नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सारा की पिछली जिंदगी दिखाई जाती है। सारा सोचती है कि मेरी कॉन्शियसनेस खत्म हो रही है और वह इंसान कौन है। सामने लियो होता है, सभी लोग बोलते हैं कि कितनी गंदी लेस्टर फैमिली की नाजायज बेटी, वह कितनी बेकार है, उसे देखो बेशर्मों की तरह सभी लोगों को देख रही है, कितनी बड़ी फूल है। फिर सारा सोचती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ कैसे हो गया है, काश मैं सब कुछ भूल सकती। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। फिर सारा सोचती है कि लेकिन मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ। उसके बाद सारा इंगेज के बारे में सोचती है जब पहली बार वह इंगेज से मिली थी। उसके बाद ड्राइवर बोलता है कि मिस सारा हम लोग पहुंच चुके हैं। फिर सारा बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर सारा सोचती है कि यहाँ प्रिंसिपल का घर है और यहाँ पर सिर्फ हम लोग प्रिंसिपल की गाड़ी से ही अंदर आ सकते हैं। फिर ड्राइवर सारा को नीचे उतारता और बोलता है कि ठीक है आप अंदर जाइए, प्रिंसिपल अंदर ही है और जब आपका काम हो जाएगा तो मैं आपको वापस ले चलूंगा। फिर सारा और फ्लफी अंदर की तरफ जाने लगते हैं। फ्लफी सारा से पूछता है कि मास्टर यहाँ गार्डन कितना ज्यादा सुंदर है ना, आपको इस पर एक कार्टून बनाना चाहिए। फिर सारा बोलती है कि हाँ फ्यूचर में जाकर मैं एक जरूर बनाऊंगी। उसके बाद सारा दरवाजे पर नॉक करती है और सोचती है कि वैसे भी सीनियर ने मेरी उनसे कांटेक्ट करने में हेल्प की है और मैंने आने का वेट भी किया, मुझे उन्हें कल अच्छे से थैंक्स कहना चाहिए। उसके बाद प्रिंसिपल डोर खोलती है। फिर सारा पूछती है कि क्या आप ही प्रिंसिपल हैं। फिर प्रिंसिपल बोलती है कि हाँ मैं ही प्रिंसिपल हूँ और तुम सारा हो, है ना। फिर सारा स्माइल करते हुए बोलती है कि हाँ मैं ही सारा हूँ और इतनी देर से आने के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हेलो प्रिंसिपल। फिर प्रिंसिपल बोलती है कि हाँ आप काफी ज्यादा अच्छे हैं, हम एल्फ ज्यादा नहीं सोते और मुझे बस टीचर एल्वेरा कहिए। मैंने डोर से सुना है कि आपके अंदर लाइटनिंग पावर है, तो मैंने कई सालों से लाइटनिंग पावर वाली किसी स्टूडेंट को नहीं देखा है। ठीक है अंदर चलो मेरे साथ। उसके बाद सारा बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर सारा सोचती है कि प्रिंसिपल तो काफी ज्यादा लंबी है, एल्फ शायद कभी बाहर निकलते हैं, मैंने उनके बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा है, असलियत में कभी भी नहीं देखा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अकेडमी की प्रिंसिपल वहाँ एक महान फेरी होगी। फिर प्रिंसिपल बोलती है कि कितनी अजीब बात है ना, ह्यूमन एकेडमी की प्रिंसिपल एक एल्फ है। फिर सारा बोलती है कि हाँ यहाँ काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो है, लेकिन एल्फों को मैजिक की कहीं ज्यादा समझ होती है जितना कि ह्यूमंस में नहीं होती। यहाँ सुन के प्रिंसिपल हल्के से स्माइल करती है। फिर सारा बोलती है कि मैं आज आपसे लाइटनिंग मैजिक के बारे में कुछ पूछने आई थी। फिर प्रिंसिपल बोलती है कि हाँ बोलो, मैं जरूर सुनूंगी। फिर सारा बोलती है कि बात यह है मेरी जो मैजिकल पावर है वहाँ इंटरमीडिएट रैंक में ही फंसी हुई है, मैं उसे तोड़ नहीं पा रही, बस मुझे यहाँ जानना है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। फिर प्रिंसिपल सारा का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि एक मिनट रुको मुझे देखने दो। फिर सारा उनकी तरफ देखती है और सोचती है कि एल्फ वहाँ सचमुच बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और उनका मैजिकल पावर वहाँ भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। मुझे उनकी मैजिकल पावर पूरी तरह से फील हो रही है। कैसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास भी लाइटनिंग मैजिक है उनके ही जैसी। फिर प्रिंसिपल बोलती है कि हाँ तुम्हारी पावर इंटरमीडिएट रैंक के लास्ट स्टार पर पहुंच चुकी है। लाइट एलिमेंट ट्रेनिंग के बाद अगर आपकी पावर इंटरमीडिएट मैक्स तक पहुंच जाए तो आप पुराने तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सारा बोलती है कि क्या पुराने तरीकों का इस्तेमाल ना करना, इससे आपका मतलब क्या है। फिर प्रिंसिपल बोलती है कि पिछली ट्रेनिंग बाहरी मैजिकल पावर को अपनी मैजिकल पावर में बदलने के बारे में थी, लेकिन जब आप और एनर्जी को सोख नहीं कर सकते क्योंकि आपका मैजिकल सोर्स वहाँ भर चुका है। अपनी आंखें बंद करो और अपने जादू के सोर्स को देखो। फिर सारा सोचती है कि जादू के सोर्स को ऐसे सीधे देखना यहाँ खतरनाक है, यह उन चीजों के बारे में है जो मैजिशियन को कभी भी नहीं करनी चाहिए। फिर सारा अपने मैजिकल सोर्स को देखने लगती है और सोचती है कि तो यहाँ रहा मेरा मैजिकल सोर्स, इसकी रोशनी बहुत ज्यादा तेज है, मेरी आंखें इससे चमक रही है और मेरे कानों में बैल बज रहे हैं, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी। एक मिनट रुको, ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी और जगह खींचा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं एक लाइट वॉल के सामने खड़ी हूँ। एक वक्त के लिए ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ रुक गया हो और मैं भूल गई थी कि मैं कौन हूँ। फिर सारा तेरी से अपनी आंखें खोलती है और बोलती है कि टीचर मैंने एक बड़ा सा लाइट बॉल देखा। फिर प्रिंसिपल बोलती है कि यही तुम्हारे मैजिक का सोर्स है, मैजिकल सोर्स की पावर का यूज करे। लाइटनिंग मैजिक
ट्रेनिंग लेने का मतलब इसमें माहिर हो जाना। फिर सारा सोचती है कि यहाँ बन रहा है, मैं बाहर के मैजिक को अपने अंदर नहीं ला सकती, मुझे धीरे से जादुई सोर्स को अपने पूरे नसों में प्रभाव करना होगा और अपने खून के भाव के साथ इसे बिखेरना होगा। हाँ, मुझे यकीन हो रहा है एक बिल्कुल नई पावर की ग्रोथ। यह फीलिंग पहले से काफी ज्यादा अलग है। तभी फ्लफी चिल्लाता और बोलता है कि वाह मास्टर आप एडवांस हो चुके हैं। फिर प्रिंसिपल बोलती है कि आपका जादू। फिर वहाँ सोचती है कि इस बच्चे का जादू बिल्कुल उसी बच्चे जैसा है। उसके बाद शब्दों पीछे का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसिपल एक लेडी से पूछती है कि सीनियर इंटरमीडिएट के लास्ट सेक्शन के बाद आप अपना लेवल आगे कैसे बढ़ाते हैं? मेरी मैजिकल पावर अटक गई है और वहाँ आगे नहीं बढ़ पा रही। फिर वो लेडी बोलती है कि एल्विरा क्या तुम्हें याद है टीचर ने हमें क्या बताया था? लाइटनिंग मैजिक का ट्रेनिंग लेने का मतलब यह है कि आप उसमें पूरी तरह से परफेक्ट हो जाओ। उसके बाद सारा सोचती है कि ह्यूमंस का टाइम और एनर्जी वहाँ सीमित है, कभी ना खत्म होने वाले काम और कभी ना खत्म होने वाली मैजिकल आइटम्स। मेरा सारा टाइम इसी में लग जाता है, लेकिन मैं फिर भी मैजिक की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। उसके बाद सारा ड्यूक से पूछती है कि डैड मैजिकल आइटम बनाने के मेथड इस बुक में पहले से ही है, क्या मैं फैमिली के मैजिशियंस के साथ मिलकर मैजिकल आइटम बना सकती हूँ? फिर ड्यूक पूछता है कि क्या आप मैजिकल आइटम अच्छे से नहीं बना रहे हैं? फिर सारा बोलती है कि डैड मुझे और भी मैजिकल चीजें सीखनी है और मेरे पास मैजिकल आइटम बनाने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता। फिर ड्यूक बोलता है कि लेकिन तुम्हारे पास लाइटनिंग मेज नहीं होगा, तब तक तुम जो भी आइटम बनाओगी उसका कोई मतलब नहीं होगा। फिलहाल ड्यूक के महल में कोई भी दूसरा लाइट मेज नहीं है। ठीक रहेगा अगर कुछ टाइम के लिए तुम मेहनत करती रहो और फिर बाद में मैं किसी लाइटनिंग पावर वाले इंसान को बाहर से बुलवा लूंगा। जब तक कोई काबिल इंसान नहीं मिल जाता तब तक तुम जादुई आइटम बनाने पर पूरा ध्यान दो। ड्यूक के महल के आर्थिक सिचुएशन को ठीक करने के लिए ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम्हें अच्छे से काम करना होगा। फिर सारा सोचती है कि जब सपने धुंधले हो जाते हैं तब ऐसा लगता है कि प्यार ही काफी है। भले ही मैं रिवॉर्ड हुई हूँ लेकिन मैं उस तरह की जिंदगी दोबारा नहीं जीना चाहती। उसके बाद सारा टीचर से पूछती है कि टीचर क्या मैंने कुछ गलत किया? फिर प्रिंसिपल बोलती है कि नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे अभी अभी पास्ट की कुछ बातें याद आ गई। बच्चे ह्यूमंस में लगभग लाइटनिंग मैजिक खत्म हो चुकी है। प्लीज अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करना। मैं अल्फा के नाम से कसम खाती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। फिर सारा सोचती है कि क्या टीचर की मैजिकल पावर यहाँ काफी ज्यादा वार्म है। किसी बड़े से इतना अच्छा प्यार और देखभाल मिलना मैंने यहाँ कभी भी फील नहीं किया। यह मुझे थोड़ा सा चौंका देता है। मेरा चेहरा जल रहा है। उसके बाद सारा बोलती है कि टीचर मैं अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी। फिर प्रिंसिपल बोलती है कि ओ बहुत बढ़िया, मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि तुम कैसा करोगी। फिर प्रिंसिपल सोचती है कि सारा और सीनियर सेलेलिया की मैजिकल पावर इतनी ज्यादा एक जैसी है कि मुझे लगता है कि सारा उनकी ही बेटी है। सीनियर आपके गायब होने के बाद सचमुच बहुत कुछ हुआ है। उन बुजुर्गों को हमेशा ही लाइटनिंग पावर पाने की इच्छा रही है। शायद इतने सारे लोगों का गायब होना उन्हीं की वजह से है, लेकिन मैं अभी सारा को यहाँ सब कुछ नहीं बता सकती, वह अभी भी बच्ची है। उसके बाद शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि सारा सोई होती है। फ्लफी चिल्लाकर बोलता है कि फ्लफी को भी कुछ चाहिए। देखो ना मास्टर, यहाँ वाकई में बहुत ज्यादा बढ़िया है। अल्फा टीचर ने कितनी सारी अलग अलग चीजें तुम्हारे लिए भेजी है। मास्टर क्या आप मुझे अनदेखा कर रही हो? फिर सारा हमें जवाब देती है और अपनी रिंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि मैं सच में तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही थी, मैं सच में तुम्हें यह बताना चाहती थी कि मेरा लेवल बढ़ चुका है। फिर फ्लफी बोलता है कि मास्टर आप उस सुनहरे बालों वाले लड़के को देखना चाहती हो है ना? फिर सारा बोलती है कि अगर उसकी मौत वहीं पर हो गई तो वहाँ कुछ नहीं कहेगा है ना? मैं तो बस यहाँ देखना चाहती थी कि वह अभी भी जिंदा है या फिर नहीं। तभी रिन शाइन करने लगती है। फिर सारा बोलती है कि क्या वह मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा? मैं बाहर हूँ और अंदर नहीं जा पा रही। पक्का वो अपनी पावर का यूज कर रहा है। ठीक है फिर एंगेज, तुम अकेले ही रहो, मैं नहीं आ रही अंदर, समझ गए? मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है, मैं उसे कभी भी नहीं ढूंढूंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। डॉरी सारा के पास आती है और बोलती है कि सारा चलो बाहर चलते हैं, बाहर का मौसम काफी ज्यादा अच्छा है। तुम हमेशा अपने कमरे के अंदर बंद रहती हो और बुक्स पढ़ती रहती हो, अपने आप को देखो, तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। फिर सारा बोलती है कि सीनियर पहले मुझे इस बुक को फिनिश करने दो, उसके बाद मैं बाहर जरूर आऊंगी। फिर डॉरिस बोलती है कि नहीं नहीं, तुम पहले मेरे साथ बाहर चलो, पता नहीं तुमने कितनी बार यहाँ बात मुझे कही है। फिर डॉरिस सारा
सारा को खींचते हुए बाहर ले जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एकेडमी के बाहर का रोड दिखाया जाता है। डोरिस बोलती है कि एकेडमी के बाहर वाले इलाके में विंटर बॉल से पहले हमेशा खुशनुमा एनवायरनमेंट बना रहता है। फिर सारा बोलती है कि हाँ, यहाँ काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। सीनियर, वैसे आप क्या करना चाहोगे? फिर डोरिस बोलती है कि चलो फिर शॉपिंग पे चलते हैं, वैसे भी मुझे पार्टी में जाने का बहुत ज्यादा मन है। फिर सारा बोलती है कि ठीक है, अगर तुम सचमुच पार्टी में जाना चाहते हो तो चलो कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। फिर डोरिस बोलती है कि लेकिन मेरे पास कोई भी डांस पार्टनर नहीं है। फिर सारा बोलती है कि बॉल में एंटर करने के लिए आपको किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक आदमी उन दोनों को देखते हुए बोलता है कि उस नाजायज बच्चे के पास एक सनकी इंसान लग रहा है, वे दोनों सचमुच बहुत ज्यादा बेकार है। फिर नोआ बोलती है कि डेजी के पास एक प्लान है, इसलिए हम लोग अभी कुछ भी नहीं कर सकते। फिर वो आदमी बोलता है कि थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करने पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। फिर नोआ उसे रोकने लगती है और बोलती है कि ऐसे टाइम पर डेजी की प्लानिंग को बीच में से मत तोड़ो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। आपको मरमेड्स के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद है ना? फ्यूचर में आपको इसके बहुत चांस मिलेंगे। फिर वो आदमी जाते हुए बोलता है कि अरे छोड़ो, वैसे हम लोग कुछ टाइम बाद मरमेड के साथ खेलने ही वाले हैं। उसके बाद शिफ्ट होता है में डेजी को दिखाया जाता है। नोआ बोलती है कि डेजी, सारी प्लानिंग हो चुकी है, शाम को बॉल पार्टी शुरू होने वाली है, तो हम शाम से ही अपनी प्लानिंग आगे बढ़ाएंगे। फिर डेजी बोलती है कि बहुत बढ़िया, मरमेड प्रिंसेस को मारने के बाद उन लोगों को फंसाना, उनकी जिंदगी इससे बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी लुइस से बोलता है कि युवराज, मैं आपके सामने सरेंडर करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज मुझे मत मारिए। वहाँ साइलेंट फैमिली का लीडर होता है। फिर लियो पीछे हट जाता है, लेकिन वहाँ लीडर लियो पर वार करता है और चिल्लाकर बोलता है कि अब मरो। लेकिन लियो लाइट की स्पीड से उसे हरा देता है और सोचता है कि अब साइलेंट फैमिली का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। फिर लियो वहाँ से जाने लगता है, तब एक बच्ची लियो को बुलाती है। फिर लियो पूछता है कि तुम कौन हो? फिर वहाँ बच्ची बोलती है कि बड़े भाई। फिर लियो सोचता है कि एक छोटी सी बच्ची जिसकी बॉडी पर ये अजीब घाव बने हुए हैं। फिर वहाँ बच्ची कांपते हुए बोलती है कि बेसमेंट, प्लीज हेल्प मी। फिर लियो पूछता है कि क्या तुम एक बेसमेंट की बात कर रही हो? तभी पीछे से कोई बोलता है कि माय लॉर्ड, सब कुछ ठीक है, सिचुएशन हमारे हाथ में है। और वहाँ छोटी बच्ची कौन है? फिर वहाँ बच्ची इशारा करते हुए बोलती है कि आगे ऊपर की तरफ। फिर लियो बोलता है कि चलो उसके पीछे चलो, यहाँ जमीन के नीचे है। उसके बाद हेनरी बोलता है कि प्लीज प्रिंस, अपना ध्यान रखना। फिर वे लोग अंदर जाते हैं और बहुत सारे मरमेड्स को देखते हैं। लियो बोलता है कि क्या रिसर्च लैब? पीछे से सैनिक बोलता है कि क्या इतने सारे मरमेड और बच्चे? फिर एक गार्ड जाकर मरमेड्स को चेक करने लगता है और बोलता है कि महाराज, यहाँ मरमेड मर चुके हैं और शायद बच्चों पर किसी तरह का रिसर्च किया जा रहा था। फिर लियो बोलता है कि पहले उन सभी को वापस ले आओ और उन्हें शांत करो और मरमेड को अपने साथ ले चलो। लियो मन ही मन बोलता है कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि सारा और डोरिस वहाँ दोनों सेफ होंगे, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। उसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। लियो सारा को लेटर भेजता है और इसमें लिखा था कि सब कुछ अच्छे से हो गया। फिर सारा सोचती है कि मैजिकल आइटम की सेल वहाँ शुरू हो चुकी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्यूक को दिखाया जाता है, जो कि चिल्लाकर बोलता है कि क्या सारे राइस किसी और से मैजिकल आइटम्स खरीद रहे हैं? कौन है, किसकी हिम्मत हुई है ड्यूक के महल के चीजों को छूने की? फिर एक अल्बर्ट बोलता है कि एक नई शॉप है जिसके बारे में हमने पहले कभी भी नहीं सुना था। उस शॉप के मैजिकल आइटम के सामने हमारे आइटम बिल्कुल भी टिक नहीं सकते और उनकी कीमतें भी हमसे ज्यादा सस्ती है। फिर ड्यूक बोलता है कि ठीक है, हमारे आइटम्स की कीमत भी कम कर दो। चलो सबसे पहले सभी का ध्यान हमारी तरफ खींचते हैं, उसके बाद सेल स्टार्ट करेंगे। कुछ नासुकी है जिनके पास बिल्कुल भी समझ नहीं है आखिरकार एक छोटी सी शॉप की मैजिकल आइटम्स ड्यूक के मैजिकल आइटम्स से बेहतर कैसे हो सकती है। उसके बाद शिफ्ट होता में सारा को दिखाया जाता है। सारा सोचती है कि डैड, मैं और नन्ना मेहमान नहीं बनना चाहती, अपने बच्चों की जिंदगी को कंट्रोल करना, उनके फ्यूचर को अपने हिसाब से डालना, क्या तुम्हें इससे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है? और यहाँ बहुत ज्यादा दुख की बात है कि सब कुछ जल्द ही खत्म हो जाएगा। आपकी दौलत, आपका रुतबा और तुम्हारी ताकत सब कुछ गायब हो जाएगी। तुम्हारा दर्द मेरी खुशी में बदल जाएगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बॉल का टाइम दिखाया जाता है। सारा सेकंड प्रिंस से बोलती है कि प्रिंस, आपको वेट करवाने के लिए प्लीज मुझे माफ करना। फिर प्रिंस बोलता है कि कोई बात नहीं, चलो अंदर चलते हैं। डेजी, तुम काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। तभी उन लोगों की नजर सारा पर जाती है। प्रिंस बोलता है कि अरे सारा भी यहाँ पर है। फिर सारा स्माइल करते हुए डेजी से बोलती है कि बहुत टाइम बाद मिले हैं सिस्टर। फिर सारा बोलती है कि आप पहले से काफी ज्यादा अलग दिख रहे हैं, लेकिन क्या आपको लेक्स्टर फैमिली की एजुकेशन और काइंडनेस याद है? तभी सभी लोग फुसफुसाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये दोनों बहनें हैं और लेक्स्टर फैमिली से हैं? फिर कोई बोलता है कि सारा ने बहुत पहले ही लेक्स्टर फैमिली को छोड़ दिया है और अपने सारे रिलेशन उनसे तोड़ दिए हैं। फिर सारा बोलती है कि मुझे टीच करने के लिए और आपकी काइंडनेस के लिए थैंक यू सो मच। डेजी, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा मजेदार हो।
फिर डेजी अजीब सा फेस बना के सारा की तरफ देखती है। फिर सारा वहाँ से चली जाती है। फिर डेजी सोचती है कि तो फिर ठीक है, देखते हैं आज रात के बाद तुम किस तरह से स्माइल करती हो। उसके बाद कोई बोलता है कि दोनों बहनें हैं लेकिन सारा फिर भी कितनी ज्यादा बदतमीज है। फिर कोई बोलता है कि लेकिन फिर भी मुझे सारा पसंद है, मैं उसके साथ हूँ। उसके बाद सभी लोग डांस स्टार्ट कर देते हैं। फिर डोरिस बोलती है कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, सबसे मिलते मिलते मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। फिर सारा बोलती है कि तो फिर ठीक है, चलो थोड़ी सी ताजी हवा ले लेते हैं। फिर डोरिस बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर वे लोग बाहर आ जाते हैं। फिर डोरिस सारा को थैंक्स बोलती है और बोलती है कि अगर तुम ना होती तो मैं शायद कभी भी पार्टी में नहीं आ पाती। फिर सारा बोलती है कि मैंने कुछ खास नहीं किया, आखिरकार तुमने ही पार्टी में आने का फैसला किया था। फिर डोरिस बोलती है कि नहीं, क्योंकि मैं एक मरमेड हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पार्टी सिर्फ ह्यूमंस के लिए है। मुझे यहाँ पर आके बहुत अलग सा महसूस होता है, इसलिए सारा मेरे साथ बॉल पे आने के लिए थैंक यू सो मच। फिर सारा पूछती है कि क्या सच में सीनियर आप एक मरमेड है, लेकिन क्या मरमेड लंबे टाइम तक इंसानों के पैर के साथ रह सकते हैं। फिर डोरिस बोलती है कि मैंने इस स्टोन का यूज किया है, ड्रैगन ब्लैक स्टोन। फिर सारा बोलती है कि ओ, प्रिंसिपल ने भी मुझे एक स्टोन दिया है, ड्रैगन ब्लड स्टोन। यहाँ किसी पर्सन की नस्ल के लक्षणों को दबा देता है, जिससे इंसानों की तरह दिखने में हेल्प मिलती है, लेकिन यहाँ मेरी मैजिकल पावर को भी दबाता है और इसे सीमित रखता है। यहाँ काफी ज्यादा कमाल का है ना। फिर डोरिस हंसते हुए बोलती है कि हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। सारा, क्या हम लोग अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं? फिर सारा बोलती है कि हाँ बिल्कुल। फिर डोरिस बोलती है कि वाओ, यहाँ कितना ज्यादा अच्छा है, लेकिन पहले जब मैंने तुम्हारी सिस्टर को देखा था तब मुझे लगा था कि वहाँ बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। चलो फिर सारा वापस चलते हैं। फिर डोरिस वहाँ जाते बोलती है कि ऐसा लगता है कि मेरा कैब गिर गया है, चलो मैं जल्दी से उसे लेकर आती हूँ। फिर सारा पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँ? फिर डोरिस से बोलती है कि नहीं, मैं अभी आती हूँ। फिर सारा की नजर पीछे जाती है और वहाँ मनी मन बोलती है कि कितने सारे सोने के सिक्के, क्या इस पानी में विश मांगा जाता है? वैसे मेरी कोई विश नहीं है, मैं जो भी चाहूंगी उससे हासिल कर लूंगी, भले ही गॉड का प्रेजेंट यहाँ पर हो या फिर ना हो। मुझे उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए, हालांकि मुझे अपने ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। तब एक सिक्का ऊपर आने लगता है और हर तरफ कड़ा छा जाता है। तब एंगेज बाहर आता है और बोलता है कि अगर तुम्हारी कोई विश है तो दूसरे गॉड से मत मांगो, मेरे लिए कोई विश मांगो। फिर सारा गुस्सा होते हुए बोलती है कि क्या तुम बाहर क्यों आए? फिर एंगेज बोलता है कि वो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई अजीब इंसान तुमसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बाहर आया। फिर सारा बोलती है कि क्या? फिर सारा बोलती है कि चलो इसे पहन लो। उसके बाद एंगेज बोलता है कि क्या ड्रैगन ब्लड स्टोन? फिर सारा बोलती है कि हाँ, इसे गोस्ट के रूप में तुम्हारी पहचान छुप सकती है, या फिर यूँ कहूँ कि किसी आत्मा के रूप में। अगर कोई आपको इस हालत में देख लेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर एंगेज बोलता है कि इसे पहनने से मेरी और तुम्हारी पावर बराबर हो जाएगी। फिर सारा बोलती है कि लेकिन सीनियर डोरिस, वहाँ तो सिर्फ आर्किमिडीज से हाई लेवल में से नीचे गिरी है, आपको इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। फिर एंगेज बोलता है कि तुम्हें याद है ना, हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं तुम्हारे जैसा बन जाऊंगा। फिर सारा बोलती है कि तो फिर ठीक है, इसके बारे में भूल जाओ। फिर एंगेज सारा का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि नहीं, मुझे यहाँ चाहिए। तभी वहाँ पर लियो आता है और बोलता है कि क्या सारा? फिर लियो जल्दी से सारा के पास आता है और पूछता है कि सारा यहाँ कौन है? फिर सारा बोलती है कि लियो, ये मेरा फ्रेंड है। फिर लियो बीच में आता है और बोलता है कि उससे दूर रहो। फिर सारा बीच में आती है और लियो को समझाते हुए बोलती है कि लियो, इतना हार्ड मत बनो, वहाँ बुरा आदमी नहीं है और हम एक दूसरे को बहुत लंबे टाइम से जानते हैं। फिर लियो गुस्से से हाँ में जवाब देता है। फिर सारा को सोचने लगती है। एंगेज पूछता है कि क्या हुआ? फिर सारा बोलती है कि वो सीनियर काफी टाइम से गायब है, वो अभी तक वापस नहीं लौटी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डोरिस को दिखाया जाता है और किसी ने सारा का रूप लिया होता है, उसे दिखाया जाता है। वहाँ बोलती है कि तुम इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों हो? मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेलना चाहती थी सीनियर। फिर डोरी सोचती है कि सारा, नहीं, यहाँ नहीं हो सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं और यहाँ डोरी मेरी मैजिकल पावर को रोक रही है, प्लीज कोई मुझे बचाओ। फिर वहाँ बोलती है कि तुम बिल्कुल भी सारा नहीं हो, आखिरकार तुम क्या चाहती हो? फिर सारा की हमशक्ल बोलती है कि तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो, लेकिन अगर तुम सब कुछ समझ भी गई तो अभी कुछ नहीं बदलेगा। मरमट ट्राइब की प्रिंसेस, तुम्हें ओबीडिएंटली मेरी बात माननी होगी और आराम से मरना होगा। ड्रैगन ब्लड स्टोन अगर तुम हटा भी दो तब भी तुम ह्यूमन के रूप से नहीं हट पाओगी। फिर डोरिस पूछती है कि आखिरकार तुम क्या करने वाली हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। फिर दूसरी बोलती है कि मरमट के सेल्स सोने के सिक्के जैसे महंगे हैं और सारा बहुत ही ज्यादा लालची थी। उसने मरमेड को मार डाला और उसके सेल्स को छीनने के लिए बाथरूम इसके नीचे ही है। जितना जोर से हो सके उतने जोर से चिल्लाओ, अगर कोई अंदर आया तो मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगी। सारा का क्राइम लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सारा को दिखाया जाता है। एंगेज पूछता है कि तुमने फ्यूचर देखना कब से स्टार्ट कर दिया है? फिर सारा चुप रहो बोलती है
और एक स्पेल बोल के बोलती है कि डोरिसा कहाँ है, मुझे वहाँ जगह दिखाओ। फिर सारा मनी मन सोचती है कि ऊपर जाके नीचे मुझे जल्दी पहुँचना होगा। फिर लुइस बोलता है कि अगर तुम डोरिसा को ढूंढ रही हो तो मैं उसे ढूंढने के लिए लोगों को भेज सकता हूँ। हो सकता है कि वहाँ वापस चली गई हो और अपने रूम में रेस्ट कर रही हो। फिर सारा बोलती है कि अभी बाकी सब कुछ भूल जाओ, सीनियर वहाँ खतरे में है। फिर लुइस बोलता है कि क्या खतरा, अब वहाँ कहाँ है। फिर सारा बोलती है कि वहाँ ऊपर वाले फ्लैट में है, हमें जल्दी से वहाँ पर जाना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डोरिस और सारा की हमशक्ल को दिखाया जाता है। वहाँ बोलती है कि सपना इतना ज्यादा खतरनाक था कि अब खत्म करने का टाइम आ चुका है। यहाँ सचमुच बहुत ज्यादा थका देने वाला था। याद रखना, सारा ने ही तुम्हें मारा है। फिर डोरिस अपनी ग्रैंड माँ को याद करने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डोरिस की ग्रैंड माँ को दिखाया जाता है। वहाँ डोरिस से बोलती है कि रो मत मेरी प्यारी बच्ची, ह्यूमंस को इसमें कसूरवार मत ठहराओ। हालांकि कुछ लोग हैं जो हमें चोट पहुँचाते हैं, लेकिन कुछ लोग काइंड भी होते हैं। मुझसे वादा करो कि तुम उनसे नफरत नहीं करोगी और नफरत को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगी। यहाँ सब कुछ सोच के डोरिस काफी ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर सारा और एंगेज आ जाते हैं। दूसरी सारा बोलती है कि क्या तुम कौन हो। सारा डोरिसा को देख के काफी ज्यादा शॉक होती है। फिर डोरिसा बोलती है कि सारा प्लीज केयरफुल रहना। फिर दूसरी सारा चिल्लाकर बोलती है कि यहाँ कैसे मुमकिन हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। फिर वहाँ सोचता है कि नहीं, अब मैं अपने आप को सारा की शक्ल से नहीं छुपा सकता। उसके बाद वह आदमी अपने असली रूप में आ जाता है। फिर सारा उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ करने का ऑर्डर आखिरकार किसने दिया। फिर वह आदमी चिल्लाकर बोलता है कि बकवास करना बंद करो, मैं उस मरमेड को मार दूंगा और बाहर जाकर चिल्लाकर बोलूंगा कि यहाँ सब कुछ तुमने किया है। फिर सारा बोलती है कि चिल्लाना बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हें यह ऑर्डर डेजी ने दिया है। फिर वो आदमी हंसते हुए बोलता है कि तो क्या हुआ, तुम यह बात सिर्फ कुछ लोगों को ही बता सकती हो, लेकिन कौन तुम्हारी बात पर यकीन करेगा। उसके बाद सारा अपनी पावर का यूज करती है और उस आदमी को बहुत दूर फेंक देती है। सारे बाहर के मेहमान चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि क्या आखिरकार वहाँ क्या हो रहा है। एक आदमी वहाँ बाहर उड़ गया। वहाँ सीधे डेजी के सामने जाकर गिर जाता है। डेजी यहाँ देख के काफी ज्यादा डर जाती है और सोचती है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्यों है। फिर सारा डोरिसा को हिल करते हुए बोलती है कि डोरिसा प्लीज हिम्मत रखो, प्रिंसिपल जल्दी ही यहाँ आ जाएगी। फिर एंगेज बोलता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ हार्बर हीलिंग पावर वाले फार्मेसी ही इन्हें ठीक कर सकते हैं। तभी वहाँ पर लियो दौड़ कर आता है और बोलता है कि सारा मैं प्रिंसिपल को लेकर यहाँ पे आ गया। फिर सारा बोलती है कि टीचर और लियो क्या यहाँ पर कोई फार्मेसिस्ट वाला है, डोरिसा वहाँ बहुत ज्यादा घायल है। उसके बाद कुछ सर्वेंट आते हैं और डोरिसा को फार्मासिस्ट के पास ले जाने लगते हैं। सारे लोग उन्हें देख के काफी ज्यादा शॉक होते हैं और आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या हुआ है और प्रिंसिपल यहाँ पर क्यों है। फिर प्रिंसिपल बोलती है कि मैं आज ही पूरे मामले की जांच कर दूंगी, चर्च से कांटेक्ट करो, मैं आज ही पूछताछ करना चाहती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगला दिन दिखाया जाता है। सारा डोरिसा से बोलती है कि सीनियर प्लीज मुझे माफ करना, यहाँ सब कुछ मेरी गलती है जिसकी वजह से आप फंस गई। फिर डोरिसा बोलती है कि नहीं, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, अचानक मैं सिचुएशन में फंस गई, प्लीज इस वजह से हम अपनी दोस्ती को नहीं तोड़ेंगे, है ना। फिर सारा बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। फिर सारा सोचती है कि मैं इस बारे में बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकती कि लियो उसकी पिछली जिंदगी में मारा गया था और वह इंसिडेंस 1 साल बाद हुआ था। इस जन्म में मैं अकेडमी में पहुंच चुकी हूँ और डेजी अपने प्लान को बहुत जल्दी आगे बढ़ा रही है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अगर उसने मेरे सीनियर से पंगा लेने की कोशिश की तो डेजी इसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। लियो अंदर आता है, बोलता है कि तो तुम यहाँ हो सारा, और डोरिसा क्या वहाँ बेहतर महसूस कर रही है। डोरिसा पर जो हमला हुआ था उसके नतीजे सामने आ चुके हैं। मामला थोड़ा सा पेचीदा है। इसका मेन दोषी वहाँ चर्च से है, लेकिन चर्च ने इससे इनकार कर दिया। पर्सन में हमलावर बेहोश है और उससे पूछताछ करना यहाँ काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन प्रिंसिपल ने उसकी आत्मा को उसके बॉडी से अलग कर दिया और उससे सच उगलवा लिया। उसने कहा कि डेजी ने उसे ऑर्डर दिया था और नोआ नाम की एक लड़की भी इसमें शामिल है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि उस आदमी से पूछता है कि क्या तुम अभी भी बात कर सकते हो। फिर उस आदमी की आत्मा बोलती है कि डेजी ने मुझसे कहा था कि उस मरमेड को मार दो और सारा को फंसा दो, इसके बदले में मुझे 1 लाख सोने के सिक्के मिलेंगे। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, मैं साजिश का मास्टरमाइंड नहीं हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत कभी भी नहीं करूंगा। फिर प्रिंसिपल सारा के पास जाती है। सारा इस बात से इनकार करती है कि उसने यहाँ सब कुछ किया है। वहाँ बोलती है कि दूसरी प्रिंस की पत्नी होने के नाते, लेक्स्टर परिवार की उत्तराधिकारी के नाते आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूंगी। फिर प्रिंसिपल बोलती है कि हत्यारा ने आप पर इस क्राइम का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया है, आपको साबित करना होगा कि आपने ऐसा नहीं किया।
फिर सारा बोलती है कि किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है जिसका मकसद सेकंड फ्रेंड्स और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने का है। प्लीज और लोगों को भी चेक करे, सिर्फ एक की गवाही से मैं दोषी नहीं बन सकती। उसके बाद सीन पर आता है। लियो बोलता है कि डेजी का नाम साफ करने के लिए ड्यूक लेक्स्टर को हेल्प की जरूरत होगी और वहाँ कुछ रईसों को अपने साथ मिलाने का इरादा रख रहा है। हालांकि ड्यूक के महल के साथ संबंध रखने वाले कुलिनबर्ग से अभी तक पूरी तरह से कार्रवाई नहीं की गई है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, पीछे का सीन दिखाया जाता है। एक लेडी बोलती है कि 18 साल बाद आखिरकार मैंने उसे ढूंढ लिया। वही जादुई लहर आखिरकार सामने आई है। वह अकेडमी में वहाँ पोप होता है। वहाँ एक आदमी के पास जाता है, बोलता है कि अरे बुरे आदमी, तुम चाहे कितने भी जिद्दी क्यों ना हो जाओ, अगर तुम मुझे सेसिया का पता नहीं बताओगे तो मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। वही आदमी एकेडमी क्रिएशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है। फिर पोप बोलता है कि लेकिन एकेडमी में सेसिलिया को कैसे वापस ला सकता हूँ? ओलिविया ने जरूर उसे छुपा दिया है। अब मैं समझ गया, एनुअल एकेडमी कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता हूँ और एकेडमी में जा सकता हूँ। उसके बाद शिफ्टोतर में सारा को दिखाया जाता है, जो कि सोचती है कि डोरिसा अब पहले से बेहतर हो गई है। वहाँ धीरे धीरे ठीक हो रही है और डेजी को फिलहाल नजरों के सामने रखा जा रहा है। अगर 3 दिनों के अंदर उसने अपने आप को बेकसूर साबित नहीं किया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। मैं उसकी वजह से कंपटीशन नहीं छोड़ सकती। खैर, लास्ट फैसला कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए मैं डेजी को नहीं जाने दूंगी। फिलहाल के लिए मैं अपना पूरा फोकस कंपटीशन में करना चाहती हूँ। और वहाँ आदमी उसके बाद सारा इंगेज से पूछती है कि क्या तुम रिंग में वापस जाने की प्लानिंग नहीं बना रहे? फिर इंगेज हाँ में जवाब देता है और बोलता है कि रिंग काफी ज्यादा बोरिंग लगता है। फिर सारा बोलती है कि तो फिर ठीक है, मैं आपका नाम भी अकेडमी में दे दूंगी, नहीं तो बिना एडमिशन के हर रोज मेरे साथ अकेडमी जाना, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। लियो और प्रिंसिपल से पूछकर मैं तुम्हें टेम्पररी स्टूडेंट बना सकती हूँ। लियो का नाम सुन के ही इंगेज मुंह बना लेता है। फिर सारा बोलती है कि लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम मुझे रिंग उतारने क्यों नहीं दे रहे? मैंने पहले भी अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन तुमने अपनी पावर से मुझे अंदर जाने से रोक दिया। अगर तुम मुझे साफ साफ सब कुछ नहीं बताओगे तो तुम सिर्फ रिंग में ही रहोगे और मैं तुम्हें बाहर आने नहीं दूंगी। फिर इंगेज बोलता है कि मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है। फिर सारा सोचती है कि आखिरकार वह मुझसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। फिर इंगेज बोलता है कि क्या तुम काले बालों वाले उस प्रिंस से शादी करने वाली हो? फिर सारा सोचती है कि क्या शादी? कि उसने वहाँ सब कुछ सुना जो मैंने लियो ने बात की थी, लेकिन उसने पूरी बात नहीं सुनी, नहीं तो वह मुझसे यहाँ बात नहीं पूछता। फिर सारा इंगेज की तरफ देखती है, वहाँ काफी ज्यादा सैड लगता है। फिर वहाँ सोचती है कि बिल्कुल नहीं। फिर सारा इंगेज से बोलती है कि नहीं, मैं उससे शादी नहीं करने वाली, मुझे वो पसंद नहीं है। यहाँ बात सुन के इंगेज काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि सच में, क्या तुम सच कह रही हो? फिर सारा सोचती है कि इंगेज को इस तरह से स्माइल करते हुए देखना काफी रेयर है। फिर सारा बोलती है कि चलो मैं इससे पहले ट्रेनिंग कर लेते हैं। फिर सारा सोचती है कि मैं एकेडमी में टूर्नामेंट को जरूर जीतूंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है। लियो बोलता है कि इस बार मैं अपने साथ किसी को लेकर आया हूँ। फिर लियो उसे अंदर बुलाता है। फिर सारा पूछती है कि वहाँ छोटी बच्ची कौन है? वहाँ बच्ची जागते हुए सभी लोगों को हेलो बोलती है। फिर लियो बोलता है कि रसेल फैमिली के एक सीक्रेट रिसर्च लैब से बचाई गई एक सब्जेक्ट। फिर सारा पूछती है कि कौन सा रिसर्च लैब? फिर लियो बोलता है कि मरमेड की पावर को इंसानों में ट्रांसफर करना। यहाँ सुनकर डोरिस काफी ज्यादा शॉक होती है और पूछती है कि क्या मरमेड की पावर? फिर सारा पूछती है कि क्या यहाँ जादू टोना या फिर काला जादू हो सकता है? फिर लियो हमें जवाब देता है और बोलता है कि डोरिसा, यहाँ मामला मरमेड्स की लड़कियों से जुड़ा हुआ है, तुम आगे क्या करने की प्लानिंग बना रही हो? फिर डोरिसा बोलती है कि मैं मरमेड ट्राइब में वापस जाने की प्लानिंग बना रही हूँ, लेकिन सारा कंपटीशन खत्म होने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी और सारा मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही चैंपियनशिप जीतोगी। फिर सारा हमें जवाब देती है और बोलती है कि मैं जरूर करूंगी, मैं अपना पूरा जोर कंपटीशन में ही लगा दूंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मैं प्रिंसिपल और सारा को दिखाया जाता है। प्रिंसिपल पूछती है कि सारा कंपटीशन बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्या तुम अपना बेस्ट करने के लिए रेडी हो? फिर सारा हमें जवाब देती है। फिर प्रिंसिपल बोलती है कि भले ही तुम क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ भी सॉफ्ट बिहेव नहीं करूंगी। यहाँ ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली है, आपको लास्ट तक टिके रहना है, ठीक है? फिर सारा बोलती है कि जी टीचर, चलो फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। फिर प्रिंसिपल स्माइल करती है और बोलती है कि बहुत बढ़िया, मैं भी यही चाहती हूँ, मेरे स्टूडेंट से मैं यही उम्मीद करती हूँ। फिर वोमन पूछता है कि यहाँ किस तरह का कंपटीशन है? लियो, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता? फिर लियो बोलता है कि चुप रहो, ज्यादा बातें मत करो। फिर वोमन बोलता है कि अपने दुश्मन की टेक्निक को जानना यहाँ सबसे अच्छा होता है, मैं उनसे दोस्ती करूंगा ताकि मैं सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकूं। फिर वोमन इंगेज से बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं क्रिएशन डिपार्टमेंट से बॉविन हूँ और फ्यूचर में अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताना, बिल्कुल भी झिझकना मत। फिर इंगेज अपना मुंह घुमाते हुए बोलता है कि कोई भी जरूरत नहीं है। फिर बॉबिन लियो से बोलता है कि ऐसा लगता है कि आपको अपना राइवल मिल गया है।
फिर वो पूछता है कि क्यों। फिर बोमन बोलता है कि यह लड़का बहुत ज्यादा घमंडी है और यहाँ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी है। मुझे लगता है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा दिल जल्द ही टूट सकता है और तुम उससे उबर नहीं पाओगे। फिर लियो गुस्से से उसे थैंक्स बोलता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डेजी को दिखाया जाता है जो कि अपने टीचर से पूछती है कि टीचर, मैं कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर पा रही। फिर टीचर बोलता है कि डेजी, तुम पर अभी भी शक है, अगर सारे टीचर चाहे भी तब भी तुम उसमें शामिल नहीं हो सकती। फिर डेजी बोलती है कि टीचर, मैं कसम खाती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसमें 3 दिन भी नहीं लगेगा, मेरे खिलाफ जो शक है वहाँ खुद ही दूर हो जाएगा। फिर टीचर बोलता है कि क्या सच में? मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो, तुम ऐसा बुरा काम आखिरकार कैसे कर सकती हो। फिर डेजी टीचर को थैंक्स बोलती है और बोलती है कि टीचर प्लीज मुझे कंपटीशन में शामिल होने दीजिए, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डेजी को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि क्या मैजिक सीलिंग चेन। फिर प्रिंसिपल बोलती है कि इल्यूजनरी ट्रैप है जिसके बारे में तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, आप इस ट्रैप से बच निकल सकते हैं या फिर इन जंजीरों से आजाद हो सकते हो, यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या करती हो। फिर सारा सर हिलाकर हमें जवाब देती है। उसके बाद लियो पूछता है कि नहीं, इसमें बहुत ज्यादा जोखिम है। फिर प्रिंसिपल बोलती है कि मैंने पहले ही स्पेल बोल दिया है, इसलिए अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, यहाँ पर एक बैरियर खड़ा हो चुका है। फिर लियो बोलता है कि इस इल्यूजन में फंसना आसान है लेकिन इससे निकलना इम्पॉसिबल। जादू को सील करने वाले जंजीरें तोड़ देने के बाद क्या यहाँ सारा के लिए मौत की सजा नहीं है? प्लीज फिर से एक बार सोचिए और इस तरह के बैरियर को ब्रेक कीजिए। फिर इंगेज बोलता है कि आप सारा को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर लियो बोलता है कि क्या तुम सारा को मरते हुए देखना चाहते हो? फिर इंगेज बोलता है कि मुझे सारा के फैसले पर पूरा भरोसा है, उसने खुद तय किया है और वो अपना फैसला खुद ले सकती है, उसने कुछ सोच के ही ऐसा फैसला लिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकती है? क्या तुम्हें उस पर यकीन नहीं है? फ्रेंडे बोलता है कि चलो फिर देखते हैं क्या होता है। फिर सभी लोग बैठकर देखने लगते हैं। लिया बोलता है कि अगर सारा की जान खतरे में होगी तो मैं किसी भी तरह से उसकी जान जरूर बचाऊंगा, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। फिर इंगेज हंसते हुए बोलता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अकेडमी दिखाई जाती है। छत पर एक लेडी खड़ी होती है और बोलती है कि मैं ही पापी हूँ। नीचे से लोग उसे देखते हैं और बोलते हैं कि हे भगवान, वहाँ कौन है? फिर एक लेडी उसे देखती है और बोलती है कि वो तो नोआ है, नोआ वहाँ पर क्या कर रही है? फिर नोआ बोलती है कि सबकी कसूरवार मैं ही हूँ जिसने यहाँ सब कुछ किया। मैं बहुत ज्यादा ग्लैड हूँ मैंने ही पोप के आदमियों को मरमेड को मारने के लिए कहा था। मैं सारा को फंसाना चाहती थी और मैंने यहाँ सब कुछ किया। वहाँ नीच सारा को यहाँ सजा मिलनी चाहिए। उस जैसी नीच बीच हमारे साथ एक ही अकेडमी में पढ़ने लायक नहीं है। उसने डेजी की उत्तराधिकारी की भूमिका भी छीन ली है। वह इस लायक नहीं है, इसलिए मैं सारा को मारना चाहती थी। नहीं, वह मैं ही हूँ, इसका डेजी से कोई भी लेन देन नहीं है, सब कुछ मैंने किया। फिर नोआ नीचे छलांग लगाने से पहले बोलती है कि नहीं, यहाँ सब कुछ डेजी ने किया, सब कुछ ये उसकी गलती है। उसके बाद वह नीचे छलांग लगा देती है। उसकी थोड़ी देर बाद वहीं पे डेजी आती है और नोआ कह के चिल्लाती है। एक लेडी बोलती है कि सीनियर डेजी, नोआ वहाँ अब नहीं रही, आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। नोआ ने माफी मांगते हुए ऊपर से छलांग लगा दी। उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ बताया कि तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। फिर डेजी बोलती है कि नहीं, यहाँ कैसे हो सकता है? तुम इतनी ज्यादा फूल कैसे हो सकती हो? यहाँ सब कुछ मेरे लिए, आखिरकार तुमने यहाँ क्यों किया? यहाँ सब कुछ मेरी गलती है। फिर कोई डेजी से बोलता है कि सीनियर डेजी प्लीज आप सैड मत होइए, इसके लिए आप अपने आप को दोषी नहीं ठहरा सकती। सारे लोग डेजी को सांत्वना देते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी गुस्से से वहाँ से घूम के चली जाती है। वहाँ बाहर आके बोलती है कि सिस्टर डेजी, क्या तुम सचमुच इतनी ज्यादा बुरी इंसान हो? तो यहीं पे हमारे एपिसोड का एंड होता है। इस स्टोरी के सिर्फ 100 पार्ट्स ही आए हैं, आगे के पार्ट जैसे आएंगे वैसे ही मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।